अध्याय 1। क्या मेरा डूडल ठीक है? विवान, विवान, तुम ठीक हो? जल्दी उठो, क्लास शुरू होने वाली है। यह मर्सीलेस आइस की क्लास है, जल्दी उठो। विवान के कान के पास एक चिंतित आवाज सुनाई दी। विवान को बहुत अजीब सा एहसास हुआ। ये बेवकूफ शायद किसी को देखने की हिम्मत नहीं रखता, इसीलिए अपना चेहरा ढक रहा है। एक और आवाज उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब विवान पूरी तरह से जाग चुका था। विवान ने उलझन में अपने चारों ओर देखा। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह जानता हो, और वह अपरिचित चेहरों के समुद्र से घिरा हुआ था। विवान के खोए हुए चेहरे को देखकर फिर से हंसी की गड़गड़ाहट हुई। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ये सारी हंसी उसी पर केंद्रित थी। ये देखकर कि उसके आसपास के सभी लोग उस पर हंस रहे थे, उसने फिलहाल कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की, बल्कि बस सतर्क रहा कि कहीं कोई उस पर हमला न कर दे। विवान ने अपने पास बैठे छात्र की ओर देखा। वह अकेला व्यक्ति था जो उस पर हंसने से बच रहा था, और यह वही व्यक्ति था जिसने उसे जगाया था। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये क्लासरूम जैसा क्यों लग रहा है? विवान ने आश्चर्य से पूछा। हा, फिर से हंसी की गड़गड़ाहट हुई। विवान, मुझे लगता है कि तुम इतने गुस्से में हो कि तुम गूंगे हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि यान यान कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम प्रेम पत्र लिख सकते हो? अगर तुम अभी भी ये परिवार में होते तो ठीक था, लेकिन अब तुम नहीं हो। अगली बार सावधान रहना। अगली कक्षा अंग्रेजी की है और शिक्षिका यूनबिंग एक है। उसके द्वारा पकड़े मत जाना, विवान के डेस्क मेट ने उसके कान में फुसफुसाया। आवाज इतनी धीमी थी कि केवल विवान ही इसे सुन सकता था। ये स्पष्ट था कि वह भी चिंतित था। विवान ने असहाय होकर कहा, मुझे सच में याद नहीं है। उस समय मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था और मैं बहुत सी चीजें भूल गया था। उसके डेस्क मेट ने आह भरी। बेशक उसे यकीन नहीं होगा कि विवान इतने कम समय में सब कुछ भूल जाएगा। उसने सोचा कि यह सिर्फ विवान को अपनी इज्जत बचाने की जरूरत थी, और उसे अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि वह बे फैमिली का विवान नहीं रहा। अचानक विवान को अपने सिर में अचानक दर्द महसूस हुआ। उसे याद आया कि वह अपने गुरु लुओ यंग के साथ एनर्जी रिटर्निंग पिल बना रहा था। तभी वेस्टर्न फ्लो ग्रुप के उन बदमाशों ने हमला कर दिया और हर तरह के विस्फोट और लड़ाई हुई। उसके बाद उसके गुरु ने उसे उठाया और भागने के लिए एक पेपर चाम का इस्तेमाल किया। लेकिन वह यहाँ कैसे आ सकता था? क्या यह अभी भी लुओयू महाद्वीप था? इसके अलावा वह यहाँ सुरक्षित और स्वस्थ बैठा था, लेकिन उसके मालिक को क्या हुआ? उसका मालिक उससे सिर्फ 3 साल बड़ा था, और पश्चिमी प्रवाह समूह ने उन पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसका मालिक बहुत खूबसूरत था। पश्चिमी प्रवाह समूह का युवा मालिक अपने खूबसूरत मालिक से शादी करना चाहता था, लेकिन अफसोस उसे अस्वीकार कर दिया गया। यही उनकी लड़ाई का कारण था। अगर उसका मालिक वेस्टर्न फ्लो ग्रुप के हाथों में होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। ये सोचते सोचते विवान अपने दिल की चिंता को और नहीं दबा सका और अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता कि क्लास की घंटी बज चुकी है? एक ठंडे चेहरे वाली युवती अपनी बाहों में कुछ किताबें लिए क्लास के पोडियम पर चली आई। उसने क्लास में हंस रहे छात्रों को एक ठंडी निगाह से देखा, और उसके तुरंत बाद हंसी गायब हो गई। हर कोई जानता था कि यह अंग्रेजी क्लास यूनबिंग द्वारा संचालित की जाती है, और उसे सबसे ज्यादा नफरत छात्रों द्वारा हंगामा मचाने से होती थी। अगर उसकी नज़र किसी छात्र पर पड़ती तो ये कहना सुरक्षित था कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। विवान को पहले से ही लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि वह इन शब्दों को समझ सकता था, लेकिन भाषा स्पष्ट रूप से वैसी नहीं थी जैसी उसने पहले इस्तेमाल की थी। क्या यह अब लुओयू महाद्वीप नहीं रहा? भौहें सिकोड़ते हुए विवान और जानना चाहता था। सिरदर्द की एक और लहर आई और उसे अचानक सभी तरह की जानकारी याद आ गई। विवान ये परिवार की तीसरी पीढ़ी का सदस्य था। उसके पिता ये वेंटियन की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी और उसे अपनी मां की कोई याद नहीं थी। उसके पिता के निधन के बाद उसे ये परिवार से निर्वासित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद किए गए डीएनए परीक्षण के अनुसार वह ये वेंटियन का जैविक पुत्र नहीं था। हालांकि उसे अभी भी अपनी छोटी बहन ये लिंग और छोटे भाई ये जिफेंग की याद है। अफसोस वे दोनों उसकी मां की संतान नहीं थे, बल्कि एक ही पिता की संतान थे। 3 साल पहले उसके पिता को विवान के अंतिम निर्वासन का पूर्वानुमान लग गया था, इसलिए उसने अपने पिता से निंग परिवार के साथ विवाह का अनुरोध करने के लिए कहा। चूंकि ये वेंटियन को उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए वह विवान के लिए एक बैकअप ढूंढना चाहता था। इस प्रकार उसने बीजिंग के निंग परिवार को ढूंढ निकाला। चीन के शीर्ष 5 परिवारों के साथ विवाह करने में सक्षम होने के कारण निंग परिवार निश्चित रूप से बहुत खुश था। निंग परिवार के मुखिया ने अपनी पोती की सगाई विवान से कर दी। 3 साल पहले निंग किंगक्सू, जो उस समय केवल 21 वर्ष की थी, पहले से ही पूरी राजधानी में सबसे सुंदर महिला थी। इस बीच विवान ये परिवार के लिए मुसीबत बन गया, और इसका कारण सरल था। एक अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि विवान स्वाभाविक रूप से नपुंसक है। दूसरे शब्दों में वह प्रजनन नहीं कर सकता था।
हालांकि ये परिवार ने इस बात को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राजधानी के सभी लोगों को एक ही रात में यह बात पता चल गई। चीन के 5 सबसे बड़े परिवारों में से एक, ये परिवार में एक स्वाभाविक रूप से नपुंसक सदस्य था, जिससे ये परिवार का काफी सम्मान खो गया। जब उसकी याददाश्त इस हद तक वापस आ गई, तो विवान अचानक पीड़ा में चिल्लाया और खड़ा हो गया। उसने तुरंत देखने के लिए अपनी पैंट उतार दी। उसे समझ में आ गया कि वह संभवतः विवान नाम के किसी व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म ले सकता था, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वह वास्तव में सेक्स नहीं कर सकता था। वह इस तरह जीने से बेहतर मरना पसंद करेगा। तुम्हारा नाम क्या है और मेरी कक्षा में चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कक्षा के बाद मेरे कार्यालय में आओ। सुंदर शिक्षिका को विवान की चीख ने बाधित किया, जिससे वह क्रोधित हो गई। कक्षा में सभी अन्य छात्र हंसते हुए अपनी हंसी दबा रहे थे। विश्वविद्यालय के छात्र को नियमित रूप से अपने कार्यालय में बुलाना केवल एक अंग्रेजी शिक्षिका ही कर सकती थी। इसके अलावा किसी को जाना ही पड़ता था, क्योंकि उसके अंक दांव पर थे। विवान उदास होकर बैठ गया। हालांकि वह प्रमुख परिवारों के बीच युद्ध के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे संभवतः ये परिवार से इसलिए बाहर निकाला गया था क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से नपुंसक था, न कि उसके पिता के साथ जैविक संबंध की कमी के कारण। साथ ही कौन जानता था कि डीएनए विश्लेषण से प्राप्त डेटा का वास्तव में क्या हुआ? विवान को ये परिवार से निर्वासित होने की चिंता नहीं थी। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे अपनी स्वाभाविक नपुंसकता और अपने स्वामी लुओ यंग के हालात की चिंता थी। लेकिन अब उसे ये भी समझ में आ गया कि उसकी कक्षा के छात्र उस पर क्यों हंस रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस आत्मा ने पहले इस शरीर का स्वामित्व किया था, उसे पहले ही ये परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी वह कक्षा की सबसे हॉट लड़की यान यान के साथ जाना चाहती थी। अंत में उसने उसका प्रेम पत्र ब्लैकबोर्ड पर चिपका दिया, पोडियम पर खड़ी होकर उसे तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, युवा मास्टर, क्या आप मेरे साथ बिस्तर पर इसे प्राप्त कर पाएंगे? तो यही कारण था कि पूरी क्लास उस पर हंस रही थी। असली विवान शायद अपमान के कारण मर गया। एक स्वाभाविक रूप से नपुंसक व्यक्ति को उसके साथ बिस्तर पर ले जाना उसके चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। हालांकि वह व्यक्ति वास्तव में वह नहीं था, फिर भी विवान का चेहरा उतर गया। उसने यान यान नाम की लड़की को देखा। वह बहुत सुडौल थी। हालांकि उस कुरूप हरकत ने विवान को वास्तव में घृणा का अनुभव कराया। वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि इस शरीर का मूल स्वामी उसका पीछा क्यों करना चाहता था। अंत में एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद विवान को एहसास हुआ कि जब विवान अभी भी ये परिवार में था, तो हर कोई उसके साथ चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें यान यान नाम की लड़की भी शामिल थी। हालांकि उसके स्वाभाविक रूप से नपुंसक होने की खबर फैलने के बाद उसे लगा कि उसने अपना सम्मान खो दिया है और एक प्रेमिका ढूंढना चाहता है। दुर्भाग्य से उसने नहीं सोचा था कि जो लड़की पहले उसके साथ इतना चापलूसी करती थी, वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। इस तरह के अपमान के तहत वह बेहोश हो गया, जिससे वर्तमान विवान को पुनर्जन्म लेने का मौका मिला। वह वास्तव में ऐसी ही जगह पर पुनर्जन्म ले चुका था। वह सुंदर शिक्षक द्वारा मंच पर कही जा रही एक भी बात को समझ नहीं पाया। उसने अपनी याददाश्त को व्यवस्थित किया और उसका चेहरा उतर गया। अपनी नपुंसकता की समस्या को एक तरफ रखते हुए ये तथ्य कि स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माची यहाँ इतनी दुर्लभ थी, वह कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सका। ये साधना के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में पृथ्वी नामक इस स्थान पर मरने जा रहा था। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी भी इस विश्वविद्यालय में जाता है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी दुर्दशा को समझना था। उसकी नपुंसकता ने ये परिवार की प्रतिष्ठा को कमजोर कर दिया था। हालांकि उसे बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन कौन जानता था कि उसे अचानक मार दिया जाएगा। शायद कुछ और हुआ होगा जिसके कारण उसे बाहर निकाल दिया गया। अभी क्या वह सुरक्षित भी था? क्लास खत्म होने पर विवान जल्दबाजी में स्कूल से बाहर निकल गया। टीचर के ऑफिस जाने की बात भूल गया। उसे खुद को जांचने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी और ये देखना था कि क्या वह वाकई स्वाभाविक रूप से नपुंसक है। अच्छी बात यह थी कि निंगहाई यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत सी गलियां थीं। विवान एक सुनसान गली में भागा और जल्दी से अपनी पैंट नीचे खींच ली। उसका डूडल वाकई छोटा था, लेकिन विवान सिर्फ इसलिए निराश नहीं हुआ क्योंकि उसका डूडल छोटा था। इसके बजाय उसने राहत की सांस ली। वह स्वाभाविक रूप से नपुंसक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका डूडल बहुत छोटा था, इसलिए एक मेरिडियन विकसित होने से अवरुद्ध हो गया था, जिससे यह नकली नपुंसकता पैदा हुई। लुओयू महाद्वीप पर खेती करने से पहले वह चिकित्सा क्षेत्र में माहिर था, इसलिए वह सिर्फ एक नज़र में ही स्थिति जान जाता था। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर मौजूदा तकनीक के साथ इस अवरुद्ध मध्याह्न रेखा को खोलना असंभव था। हालांकि विवान के लिए ये कठिन नहीं होगा। हालांकि उसके पास अभी अवरुद्ध मध्याह्न रेखा को खोलने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जब तक वह ची गैदरिंग के तीसरे चरण तक पहुंचता, यह मध्याह्न रेखा अपने आप खुल जाती। हालांकि विवान फिर से निराश होने लगा था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी पर आत्मा ची बहुत दुर्लभ थी और उसके लिए ची गैदरिंग के तीसरे चरण तक पहुंचना एक कठिन काम होगा। वास्तव में वह अपने पूरे जीवन में भी इसके करीब नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह उसकी नपुंसकता कभी नहीं बदलेगी। आहें भरने के बाद विवान बस अपनी पैंट ऊपर खींचना चाहता था। अचानक एक चीख ने उसके दिल को हिला दिया। सक यू मबैग। ये निश्चित रूप से एक ऊंची आवाज वाली महिला की आवाज थी और यह विवान के ठीक सामने सुनाई दी। उस समय विवान केवल अपने डूडल की जांच करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए वह स्थिति को देखना भूल गया। उसे नहीं लगा कि यह गली किसी चीज से जुड़ी हुई थी, बस ये था कि मोड़ आगे था और वह इसे नहीं देख सकता था। विवान नग्नवादी नहीं था, उससे भी बढ़कर उसके पास प्रदर्शन करने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींची और भागने ही वाला था। विवान, क्या ये तुम हो? इस महिला के चिल्लाने के बाद उसने एक और बहुत ही हैरान करने वाले लहजे में पूछा। वह स्पष्ट रूप से विवान को जानती थी। एक यूनबिंग का अर्थ है बर्फ का बादल। विवान ने अपने सामने खड़ी इस महिला को आश्चर्य से देखा। उसके बाल छोटे थे और हालांकि वह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ प्यारा था। वह जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन वह उसे याद नहीं कर पा रहा था। मूल विवान की अन्य यादें कक्षा में फिर से उभरने के बाद धुंधली होने लगीं। उसके पास केवल अपने पिछले जीवन की यादें थीं, उसके पुनर्जन्म से पहले। विवान, मैंने तुम्हें इतने पैसे उधार दिए हैं और तुम मुझे नहीं जानते ऐसा दिखावा कर रहे हो। तुम वाकई बहुत परेशान करने वाले हो, गोल चेहरे वाली महिला ने कहा। विवान को अचानक याद आया, इस महिला का नाम वांग यांग था, जो राजधानी में वांग परिवार की सदस्य थी। वह बहुत मिलनसार और मर्दाना थी, क्योंकि वह आमतौर पर बिना ज्यादा सोचे समझे बात करती थी, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं था। विवान की तरह उसने भी निंगहाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। विवान का शुरू में राजधानी में स्वागत नहीं किया गया था और वह ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, खासकर तब जब उसे ये परिवार से निकाल दिया गया था। वह उससे इसलिए परिचित था क्योंकि वांग यांग और उसकी बहन ये लिंग सहपाठी थे और अक्सर विवान के घर खेलने आते थे। हालांकि विवान को ये परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन विवान को जानने वाले कई लोगों ने उसे न जानने का नाटक किया। हालांकि वांग यांग बहुत जिंदादिल थी और इतनी गणना करने वाली नहीं थी। उसने ऐसा नाटक नहीं किया कि वह उसे नहीं पहचानती। इसके बजाय जब उसके जीवन में मुश्किल समय था तो उसने उसे पैसे भी उधार दिए। उफ, ये तुम हो वांग यांग, मुझे माफ करना, मेरा सिर अभी चक्कर खा रहा था और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। जब विवान बोल रहा था तो उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शायद उसे उससे कुछ और मांगना चाहिए। जब विवान पैसे उधार लेने का बहाना सोच ही रहा था, तभी वांग यांग ने रहस्यमयी ढंग से कहा, विवान, क्या तुम जानते हो कि राजधानी में तुम्हारे बाद सबसे मशहूर कौन है? ओह, मुझे सबसे मशहूर नहीं बल्कि सबसे मजेदार कहना चाहिए। वांग यांग को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसके शब्दों से विवान की भावनाओं को ठेस पहुंची है या नहीं, क्योंकि वह खुशी खुशी बात करती रही। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि विवान उसे जवाब देगा, इसलिए इसके बजाय उसने रहस्यमय तरीके से बोलना जारी रखा। कुछ महीने पहले निंग परिवार सगाई तोड़ने के लिए आपके ये परिवार के पास गया था। तुम्हें पता है कि तुम्हारे परदादा ने क्या कहा? विवान ने साफ साफ कहा, मैं विवान हूं, मेरा कोई चाचा नहीं है। ओह ठीक है, मुझे खेद है, मैं भूल गया कि अब आप ये परिवार का हिस्सा नहीं हैं। आप महान हैं। ओह, मेरा मतलब है कि श्री ये ने कहा कि विवान अब ये परिवार का हिस्सा नहीं है। जहां तक शादी की बात है, मुझे कोई सुराग नहीं है। मैंने सुना है कि वह निंगहाई विश्वविद्यालय में स्कूल जाता है। आप निंगहाई में उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। निंग परिवार बहुत गुस्से में था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अरे विवान, क्या निंग परिवार के लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं? मैंने सुना है कि सोंग परिवार ने निंग परिवार के पास लोगों को भेजा था और वे निंग किंगक्सू की सगाई सोंग शाओवन से करवाना चाहते थे। हे, तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगी कि तुम्हारे मंगेतर ने क्या कहा। इतना कहते हुए वांग यांग ने विवान को बहुत संतोषपूर्वक देखा। वह विवान की प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। विवान ने अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो उसे निंग किंगक्सू के बारे में कोई धारणा नहीं थी। हालांकि वह राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला हो सकती थी और उसकी मंगेतर भी थी। वह अब असली विवान नहीं था और न ही वह परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था। निंग किंगक्सू के रवैये का उससे कोई लेना देना नहीं था और वह जिससे चाहे शादी कर सकती थी, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा निंग किंगक्सू चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, क्या वह उसके मालिक से ज्यादा आकर्षक हो सकती है? पहले उसका ईक्यू बहुत कम था। उसका मालिक उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था और उसे लगता था कि यह उसकी भलाई के लिए चिंता का संकेत है। लेकिन जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद अगर वह अभी भी अपने मालिक लुओयंग की भावनाओं को नहीं समझ पाया तो उसे फिर से जाकर मर जाना चाहिए। लेकिन अब उसे ये भी नहीं पता था कि लुओयंग ने भी उसकी तरह पुनर्जन्म लिया है या नहीं। ये सोचकर विवान हतप्रभ रह गया।
विवान की हालत देखकर वांग यंग ने सोचा कि या तो वह निंग किंगक्सू को जाने देने के लिए अनिच्छुक है या फिर अभी भी अपने निर्वासन से परेशान है। उसने जल्दी से कहा, विवान, हालांकि निंग किंगक्सू बहुत खूबसूरत है, वह निंग परिवार से है, लेकिन तुम अब ये परिवार के युवा मास्टर नहीं हो, इसलिए। बेशक विवान समझ गया कि वांग यंग का क्या मतलब था और कहने से पहले उसने उदासीनता से मुस्कुराया, निंग किंगक्सू। ओह, मैं पहले ही उसके बारे में भूल चुका हूँ। वह सच बोल रहा था, वह वास्तव में याद नहीं कर पा रहा था कि निंग किंगक्सू कौन थी। छापों की बात करें तो शायद वांग यंग के बारे में उसकी राय ज्यादा अच्छी थी। वांग यंग ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसने बात करना जारी रखा, यदि आप ऐसा कहते हैं तो निंग किंगक्सू को दुख होगा। क्या आप जानते हैं कि राजधानी में सबसे ज्यादा किसका मजाक उड़ाया गया था? वह वही थी। विवान हैरान था और सोच रहा था कि यह कैसे संभव है कि उस पर हंसा जा सकता है। वह स्वाभाविक रूप से नपुंसक था और उसे ये परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, और अगर निंग परिवार ने घोषणा की कि उन्होंने सगाई तोड़ दी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या उसके जैसा अकेला रेंजर उससे शादी के लिए हाथ मांगने की हिम्मत कर सकता है? वांग यंग ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और आगे कहा, जब सॉन्ग परिवार ने निंग किंगक्सू को प्रपोज किया तो उसने सबके सामने घोषणा की, मैं पहले से ही विवान की महिला हूं और किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी जब तक कि। लेकिन उसने सिर्फ जब तक कहा और कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब था, लेकिन उसके शब्द बाहर आने के बाद ऐसा कहा गया कि उसके पिता इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उसे बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पूरी राजधानी में लोग उस पर हंस रहे हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि वह प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए आपको बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्या आप जानते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? वे सभी कह रहे हैं कि चूंकि उसने अभी तक किसी पुरुष का स्वाद नहीं चखा था, इसलिए वह नहीं जानती कि प्राकृतिक नपुंसकता क्या होती है, इसलिए जब उसे इसके बारे में पता चला। ओह रुको, मुझे खेद है, मेरे शब्द तुम्हारे लिए नहीं हैं। ये वही है जो हर कोई कह रहा है। उस समय वांग यंग को आखिरकार एहसास हुआ कि वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी वह उसके ठीक सामने था। तभी उसने सोचा कि यह बहुत संभावना है कि विवान अपनी पैंट उतारकर अपनी चीज की जांच करेगा। दूसरी ओर विवान ने केवल यही सोचा कि यह वांग यंग वास्तव में अपरिपक्व है, उसके शब्दों के प्रभाव पर विचार किए बिना ही सब कुछ बता रही है। सौभाग्य से अब उसे वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से नपुंसक नहीं था। जब तक वह ची गैदरिंग के तीसरे चरण तक पहुंच जाता तब तक उसका अवरुद्ध मेरिडियन अपने आप खुल जाता। हालांकि तीसरे चरण तक पहुंचना बहुत कठिन था, फिर भी उसके लिए उम्मीद थी। जहां तक निंग किंगक्सू का सवाल है, बेशक वह उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। हालांकि विवान ने उसे नहीं देखा था, राजधानी की सबसे सुंदर महिला के खिताब के साथ वह आश्चर्यजनक होनी चाहिए। वह शायद सॉन्ग शाओवन को पसंद नहीं करती थी और इसलिए उसने विवान को शे जोड़ेल्ड के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि सार्वजनिक वातावरण में इसकी घोषणा क्यों की गई। क्या ये ठीक नहीं होगा कि इसे सॉन्ग परिवार को बता दिया जाए? लेकिन फिर विवान को तुरंत समझ में आ गया, निंग किंगक्सू अभी किसी से सगाई नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसने सार्वजनिक रूप से ऐसा कहा। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह विवान के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उसके शब्द जब तक का मतलब था जब तक वह किसी से शादी नहीं करना चाहती। महिला समझदार थी। और यह आपके लिए है। वांग यंग ने एक लिफाफा निकाला और विवान को दे दिया। विवान ने लिफाफा खोला और उसमें ढेर सारे पैसे पाए। उसने आश्चर्य से वांग यंग की ओर देखा। उसने पैसे मांगे भी नहीं थे और वह पहले से ही इतनी उदारता से पैसे दे रही थी। यह आपके भाई उस येजिफेंग से है। उसने कहा कि किसी और ने उसे यह आपको देने के लिए कहा था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कौन था। मुझे लगता है कि शायद यह उसने खुद कहा था। वांग यंग के शब्दों ने विवान को उसके छोटे भाई और छोटी बहन के अस्तित्व की याद दिला दी। ऐसा लग रहा था कि येलिंग कभी भी उससे खुश नहीं था, लेकिन उसका भाई येजिफेंग वास्तव में उसके प्रति दयालु था। उसे अभी इस पैसे की जरूरत थी और वह इसे मना नहीं कर सकता था। वह भविष्य में उसे वापस कर देगा। वांग यंग को धन्यवाद देने के बाद विवान स्कूल लौट आया क्योंकि अब उसके पास वहां जाने के अलावा कोई और जगह नहीं थी। वह इस जगह से अपरिचित था, लेकिन कम से कम वहां कुछ चीजें थीं जो वह वहां सीख सकता था। इसके अलावा यहाँ आत्माची बहुत दुर्लभ थी, लेकिन स्कूल के अंदर यह अधिक समृद्ध लग रही थी। आखिरी क्लास के बाद वह अपने अंग्रेजी शिक्षक के पास नहीं गया। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पास हुआ या फेल, और उसे किसी महिला की बकवास सुनने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसने अभी तक साधना नहीं की थी, लेकिन उसकी याददाश्त असाधारण थी, इसलिए अगर उसे कुछ सीखना था तो वह सीधे लाइब्रेरी जा सकता था। अगले दिनों में विवान जब भी साधना नहीं कर रहा होता, लाइब्रेरी में चला जाता। वह कभी कभी अपनी पसंद की कुछ कक्षाओं में चला जाता। जहां तक उसकी उपस्थिति के कारण फेल होने की बात है, तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
छात्रावास में शुरू में 4 लोग रहते थे, हालांकि उनमें से एक दिन भर इंटरनेट कैफे में रहता था जबकि दूसरा बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ किराए पर रहता था, युगल जीवन जी रहा था। तीसरा व्यक्ति शहर के केंद्र में रहता था। विवान अक्सर विश्वविद्यालय के ठीक बाहर छोटे जंगल में खेती करता था। हर बार जब वह खेती करता था तो अक्सर पूरी रात होती थी, इसलिए उसका छात्रावास अक्सर पूरी तरह से खाली रहता था क्योंकि छात्रावास में रहने वाला एकमात्र व्यक्ति संभवतः विवान होता था। हर 3 दिन में वह अच्छी रात की नींद के लिए वापस आता था जबकि बाकी समय खेती में व्यतीत होता था। हालांकि वह जानता था कि इस तरह की जगह पर साधना करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन उसकी दीर्घकालिक आदतों ने उसे साधना के अलावा कोई बेहतर काम नहीं करने दिया। सौभाग्य से उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और वह एक नज़र में ही अपनी पसंद की चीज़ें याद कर लेता था जिससे उसका काफ़ी समय बच जाता था। विवान, जो अपनी पिछली जिंदगी में कम प्रोफाइल रखता था, इस अजीब माहौल में आने के बाद और भी ज़्यादा विनम्र हो गया। हालांकि पिछली बार प्रेम पत्र घटना के बाद उसे अभी भी बेडरूम के बाहर प्रेमी उपनाम मिला। फिर भी विवान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, चीज़ें अभी भी वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थीं। शुरू में तो सबको लगा कि डाइनिंग हॉल और लाइब्रेरी में इतनी बेरुखी से घुसने के कारण उसकी चमड़ी मोटी हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह समुद्र में पानी की एक छोटी सी बूंद हो जो बमुश्किल ही मौजूद हो। 2 महीने बाद विवान मुश्किल से ची गैदरिंग के पहले चरण तक पहुंच पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने दिन रात साधना की, साथ ही वांग यंग द्वारा लाए गए $20,000 चीनी जड़ी बूटियों और सूप पर खर्च किए। हालांकि वह ये भी जानता था कि बाहरी चीजों की मदद के बिना ची गैदरिंग का पहला चरण संभवतः वह अंतिम चरण होगा जिस तक वह अपने पूरे जीवन काल में पहुंचेगा। हालांकि उनकी साधना प्रगति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने पुस्तकालय से बहुत कुछ हासिल किया था। उन्होंने न केवल प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक सब कुछ सीखने के लिए 2 महीने का उपयोग किया, बल्कि उन्होंने चिकित्सा के साथ साथ अन्य आध्यात्मिक चीजों के बारे में सभी प्रकार की पुस्तकों को भी स्कैन किया। हालांकि उसे लगा कि इस दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान बहुत उथला है, लेकिन उसने उन पर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। आखिरकार वह अभी ची गैदरिंग के पहले चरण में ही था। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल की लाइब्रेरी का पुनर्निर्माण चल रहा था और विवान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। दुर्भाग्य से अब वह फिर से वित्तीय संकट में था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। उसके पास सिर्फ $2,000 या उससे ज्यादा थे। अगर उसे गर्मियों की छुट्टियों में नौकरी नहीं मिली और वह पैसे नहीं कमा पाया तो उसके लिए खाने पीने का भी संकट हो जाएगा। उसे खेती करने की जरूरत थी और यह उसकी आदत बन गई थी। सिर्फ खेती ही उसे उसके जीवन में कुछ दिशा दे सकती थी और पैसे के बिना यह असंभव था। इसके अलावा नियमित नौकरी से मिलने वाला उसका वेतन खेती करने के लिए एक मजाक था। खेती के लिए या नौकरी पाने के लिए समय निकालना मुश्किल था। वह जानता था कि गोलियां कैसे बनाई जाती हैं, हालांकि वह ची गैदरिंग के पहले चरण में ही था और गोलियां नहीं बना सकता था, लेकिन अगर वह वास्तव में बना भी सकता था तो क्या कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां या गोली के बर्तन थे? ऐसे में उसे गोलियां बनाने का विचार छोड़ना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वह ताबीज बनाना भी जानता था। 1 ची गैदरिंग के पहले चरण में वह उच्च स्तरीय ताबीज नहीं बना सकता था, लेकिन वह अभी भी कुछ निम्न स्तरीय आत्मा सफाई ताबीज, भूत भगाने वाले ताबीज, सुरक्षा ताबीज या यहाँ तक कि साधारण आग के गोले के ताबीज आदि बना सकता था। उसने कुछ चाम पेपर, नेवले के बाल, सिनेबार, एक विशेष प्रकार का लाल रंग और इसी तरह की अन्य चीजें खरीदीं। हालांकि सबसे अच्छे चाम आध्यात्मिक जानवरों के खून और त्वचा से बनाए गए थे, लेकिन पृथ्वी पर आध्यात्मिक जानवर होने का कोई तरीका नहीं था। वह कुछ अन्य प्रक्रियाओं के बाद भी सिनेबार और चिकन के खून से इसे बना सकता था। हालांकि वह फिलहाल उच्च स्तरीय चाम नहीं बना सकता था, लेकिन यह उपस्तर एक चाम के लिए पर्याप्त होगा। सौभाग्य से यहाँ सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले हुआंग बियाओ 2 और कुछ जड़ी बूटियों के साथ वह इसे आकर्षण में बदल सकता था। इन सब के बाद विवान के बचे हुए $2,000 लगभग खत्म हो गए थे। सिनबर, मुर्गे के खून और कुछ सस्ती जड़ी बूटियों से हल्की खुशबू वाले ताबीज बनाए गए। कुछ $1,000 वाकई बहुत कम थे क्योंकि वह इन सभी चीजों को मिलाकर सिर्फ 30 या उससे ज्यादा ताबीज ही बना सकता था और इसमें वह सामग्री शामिल नहीं थी जो उसने विफलता के कारण बर्बाद कर दी थी। अच्छी बात यह थी कि हालांकि विवान ची गैदरिंग के पहले चरण में ही था, वह मूल रूप से एक मास्टर था जो लेवल 5 के आकर्षण बना सकता था। दुर्भाग्य से अब उसने जो आकर्षण बनाए थे उनका कोई लेवल भी नहीं था। 30 या उससे ज्यादा आकर्षणों के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ उसने केवल 8 आकर्षण बनाए। उसने स्पिरिट क्लींजिंग आकर्षण, घोस्ट रिपेलिंग आकर्षण, प्रोटेक्शन आकर्षण और फायरबॉल आकर्षण में से प्रत्येक के 2 बनाए। हालांकि वह केवल 8 आकर्षण बनाने में कामयाब रहा, लेकिन अच्छी किस्मत के कारण माइंड क्लींजिंग आकर्षण में से एक लगभग लेवल 1 आकर्षण के करीब बन गया। ये वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य था। 8 ताबीज बनाने में उसे आधा महीना लगा। औसतन वह एक दिन में 1 ताबीज बना सकता था।
अब उसे जो करना था वह था ताबीज बेचना, और भले ही वह जानता था कि यहाँ ताबीज बेचना आध्यात्मिक प्रचार माना जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। निंगहाई में समुद्री खजाने और प्राचीन अवशेषों के व्यापार का एक बड़ा बाजार था। इसे कुछ लोग समुद्री खजाने का बगीचा भी कहते थे। यहाँ न केवल सभी प्रकार की प्राचीन और आकर्षक वस्तुएं बेची जाती थीं, बल्कि विवान जैसे लोग भी ताबीज बेचते थे। विवान ने यहाँ बिकने वाले ताबीज भी देखे। वे सभी सामान्य हुआंग बियाओ से बने थे, जिनमें कोई आध्यात्मिक ची नहीं थी और उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि वे सभी बहुत सस्ते में बेचे जाते थे, 10 से 10 डॉलर प्रति शीट, और शायद ही कोई 100 डॉलर से ज्यादा का होता था। बेशक विवान अपने आकर्षणों को इतने सस्ते में नहीं बेच सकता था, क्योंकि अगर वह वास्तव में उन्हें इतने कम दामों पर बेचता तो उसे नौकरी भी मिल जाती। पहचाने जाने और इस तरह अपने शांतिपूर्ण जीवन में व्यवधान पैदा करने से बचने के लिए, या शायद पकड़े जाने और प्रयोगशाला चूहे के रूप में इस्तेमाल किए जाने से बचने के लिए, विवान ने एक बड़ा चश्मा और साथ ही बहुत कम रिम वाली टोपी पहनी। वह सी ट्रेजर गार्डन में आया और उन ज्योतिषियों की तरह अपना स्टॉल लगाने के लिए एक कोना ढूंढा। उसने काले कपड़े के एक टुकड़े पर कुछ ताबीज रखे और इस तरह अपना व्यवसाय शुरू किया। हालांकि निंगहाई में बहुत से सिटी गार्ड थे, लेकिन सी ट्रेजर गार्डन में कोई नहीं था, इसलिए कोई भी विवान को परेशान करने नहीं आया, जिससे उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सका। अगर दूसरे लोग पैसे के लिए अपने ताबीज की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो विवान जानता था कि वह केवल उन लोगों को ही अपना ताबीज बेच सकता है जिनकी नज़र तेज है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो ये बता सके कि उसके ताबीज कितने अच्छे हैं, तो वे उसके ताबीज नहीं खरीदते। हम भूत भगाने वाला एक ताबीज है, यह क्या है? यो बॉस, आपका भूत भगाने वाला ताबीज कितने का है? एक आदमी और एक औरत विवान के सामने से गुजरे और उस आदमी ने पूछा। विवान ने नहीं सोचा था कि जैसे ही वह अपना स्टॉल लगाएगा, कोई कीमत पूछने के लिए आएगा। वह तुरंत आश्चर्यचकित होकर खुशी से खड़ा हो गया। सभी ताबीज 10,000 प्रति पीस हैं। तुम पागल हो? विवान के बोलने से पहले ही उसे ये 3 शब्द सुनाई दिए, जिसके बाद दूर जा रहे 2 लोगों की पीठ की आवाज सुनाई दी। 1. ये आकर्षण आमतौर पर कागज से बने होते हैं। नारुतो में कागज के बम इस बात का अच्छा संकेत है कि वे कैसे दिखते हैं, और उनमें से ज्यादातर उपभोग्य हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। 2. हुआंग बियाओ, रून लिखने के लिए प्रयुक्त पीला कागज। विवान को ये कहने का मौका भी नहीं मिला कि लेवल 1 के करीब का माइंड क्लियरिंग चार्म असल में साइकोटिक कहे जाने से पहले 20,000 डॉलर में बेचा गया था। हालांकि वह निराश नहीं था। आखिरकार उसके चार्म केवल उन्हीं को बेचे जा सकते थे जो उनकी कीमत पहचान सकते थे। केवल वे ही लोग देख सकते थे जिनकी आंखें तेज थीं कि उसके चार्म में आध्यात्मिक ची का एक टुकड़ा था। लेकिन विवान को निराशा इस बात से हुई कि उसने लगातार 5 दिनों तक अपना स्टॉल लगाया था, और भले ही बहुत से लोग पूछ रहे थे, लेकिन वह एक भी नहीं बेच पाया था। इसके अलावा उसका चार्म स्टॉल पहले से ही सी ट्रेजर गार्डन में मशहूर हो चुका था, क्योंकि उसके चार्म 10,000 शीट में बिक रहे थे। बहुत से लोग आकर्षण खरीदने नहीं आए, बल्कि ये देखने आए कि 10,000 डॉलर का आकर्षण कैसा दिखता है। सी ट्रेजर गार्डन में विवान का स्टॉल भी एक बड़ा मजाक बन गया। अन्य लोगों के आकर्षण सभी आकार के थे, लेकिन उनका आकर्षण केवल एक हथेली के आकार का था, कुछ तो हथेली के आधे आकार के भी थे। ऐसा कोई स्टॉल कभी नहीं था जो 10,000 डॉलर से ज्यादा के आकर्षण बेचता हो और जिस पर कोई मोल तोल ना हो। इस तरह उसके लिए मशहूर न होना मुश्किल था। 9वें दिन विवान हार मानने लगा था। उसे पहले से ही यकीन था कि यहाँ कोई नहीं है जो उसके उत्पादों की कीमत पहचान सके। सिर्फ उसे पता था कि ये ताबीज 10,000 से ज्यादा कीमत के हैं, यहाँ तक कि 100,000 भी इसके लिए महंगे नहीं होंगे। हालांकि ये व्यर्थ था, क्योंकि ताबीज बनाने वालों की प्रतिभा को पहचाना नहीं जा सकता था। विवान ने तय किया कि आज आखिरी दिन है। अगर आज कोई उसके ताबीज नहीं खरीदता तो वह सबसे पहले लेबर मार्केट जाकर नौकरी ढूंढेगा, नहीं तो वह खाना भी नहीं खा पाएगा। लोगों की दिलचस्पी उसके स्टॉल में ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। हालांकि विवान के 10,000 डॉलर के ताबीज का कई दिनों तक मजाक उड़ाया गया, लेकिन लोगों की दिलचस्पी पहले ही खत्म हो चुकी थी। जिंगवन, ये जगह नकली दवा बेचने वालों से भरी पड़ी है। ये वह जगह है जहां रहस्यमयी चीजों पर विश्वास करने वाले लोग आते हैं। तुमने पहले ही बहुत सारे जादुई अवशेष खरीद लिए हैं, मुझे लगता है तुम्हें इन्हें खरीदना बंद कर देना चाहिए। मैंने पहले ही फ्रांस के एक ब्रेन हॉस्पिटल से संपर्क किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत मशहूर है। क्यों ना हम तुम्हारी माँ को इलाज के लिए उस हॉस्पिटल में भेज दें। बोलने वाला एक लंबा और सुंदर आदमी था। वह महिला भी काफी लंबी थी, उसका चेहरा ठंडा था और वह उच्च वर्ग की स्वभाव वाली थी और उसकी त्वचा गोरी थी। वह लुभावनी थी। वास्तव में यान यान अपनी कक्षा में बुरी नहीं थी, लेकिन इस महिला के लिए अतुलनीय थी। विवान वास्तव में समझ नहीं पाया कि उसके शरीर की पिछली आत्मा के पास इतने कम मानक कैसे थे जो यान यान जैसी महिलाओं में रुचि रखते थे। हालांकि यह आकर्षक महिला ठंडी लग रही थी और अपनी भौहों के भाव से परेशान लग रही थी।
इस खूबसूरत आदमी की बातें सुनकर जिंगवेन नाम की इस महिला ने अपनी भौहें और भी सिकोड़ लीं। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी मां अस्पताल जाए, लेकिन पिछले 3 सालों में वह अपनी मां को 6 चिकित्सा विकसित देशों में ले जा चुकी थी और दर्जनों अस्पतालों में जा चुकी थी। हालांकि उसकी मां की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। वान पेंग, मैंने तुम्हें मेरे साथ आने के लिए नहीं कहा था, तुम खुद ही आए हो। क्या मेरी मां हाल ही में पर्याप्त अस्पतालों में नहीं गई है? तुमने 5 या 6 की भी सिफारिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है तो तुम चाहो तो जा सकती हो। इस महिला का लहजा रूखा और भावशून्य था और स्पष्ट रूप से उसके पास बैठे सुंदर आदमी के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। दूसरी महिला बहुत सैनिक जैसी दिख रही थी। वह बिना कुछ बोले केवल जिंगवेन नामक महिला का पीछा कर रही थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि वह उसकी अंगरक्षक भी है। विवान को यह अजीब लगा कि यह वान पेंग एक अनोखा व्यक्ति था। वह वास्तव में इतनी बार ऐसी बेकार जानकारी देने में कामयाब रहा। लेकिन रुकिए, महिला ने कहा कि उसकी मां 3 साल से बेहोश थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसकी मां शायद वनस्पति अवस्था में थी। तब तक विवान को एहसास हो गया था कि उसका लगभग लेवल 1 माइंड क्लियरिंग चार्म उसे जगाने में सक्षम होना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए उसने तुरंत प्रचार करना शुरू कर दिया, बिक्री के लिए चार्म। प्रेतग्रस्त, वनस्पति अवस्था या क्षतिग्रस्त शरीर, मेरा एक चार्म प्रभावी होगा, उनमें से 2 पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। विवान ने यह बात जानबूझकर कही थी। उसका उद्देश्य ये देखना था कि क्या वह इस सुंदर महिला के साथ व्यापार कर सकता है। अगर यह महिला कई अलग अलग देशों में घूमने का खर्च उठा सकती है तो इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से अमीर है। उसे 10 या 20 हजार डॉलर खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। परेशान सू जिंगवन ने सुना कि एक ऐसा जादू है जो सब्जियों को ठीक कर सकता है और तुरंत उसे लगा जैसे उसने स्वर्गीय संगीत सुन लिया हो। विवान के स्टॉल पर आने से पहले उसने सोचा भी नहीं था, क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आप किसी वनस्पति अवस्था में किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं? सू जिंगवन की आवाज कांप रही थी। यह एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह था जिसने एक लकड़ी पकड़ ली थी। वह बहुत तनाव में थी। विवान ने शांति से मुस्कुराया और सोचा, अगर उसका स्तर एक आकर्षण एक बेहोश नश्वर को भी ठीक नहीं कर सकता तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये काम उसके प्रचार के कारण आया। बेशक वह इस काम को पूरा करना चाहता था, अन्यथा वह बिना किसी कारण के प्रचार करता। इसलिए जब इस सुंदर महिला ने पूछा तो उसने जल्दी से कहा, बेशक मेरे आकर्षण केवल एक सांस शेष रहने पर किसी को ठीक कर सकते हैं, वनस्पति अवस्था में किसी को तो बिल्कुल भी नहीं। वे मेरे पूर्वजों से चले आ रहे हैं। विवान बकवास करना जारी रखने वाला था, लेकिन उस सुंदर महिला ने उसे बीच में ही रोक दिया और हताश होकर पूछा, मेरी माँ वनस्पति अवस्था में है और मैं उसे जगाना चाहती हूँ। मुझे किस जादू की जरूरत है? विवान ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि उसे पहले से ही जवाब पता है, अन्यथा वह उसे नहीं बुलाता। उसने एक चिंतनशील और गंभीर चेहरा बनाया और कहा, यह आसान है, आपको केवल एक आत्मा शुद्धिकरण ताबीज खरीदने की जरूरत है। मेरे पास 2 आत्मा शुद्धिकरण ताबीज हैं। उच्च गुणवत्ता वाला 20,000 का है, सामान्य वाला 10,000 का है और यह गैर परक्राम्य है। क्या तुम धोखेबाज हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क पर लोगों को ठगने की? मैं तुरंत पुलिस को बुला रहा हूँ। ये सुनकर कि हुआन ब्याओ से बने 2 ताबीज $30,000 में बेचे जा रहे थे, वान पेंग नाम का एक खूबसूरत लड़का तुरंत क्रोधित हो गया। उसने विवान की नाक की ओर इशारा किया और गाली दी। विवान ने वान पेंग के हाथ को एक तरफ पटक दिया और चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वान पेंग भविष्य में अपने हाथ का इस्तेमाल न कर सके। यह अभी नहीं देखा जाएगा, लेकिन बाद में जब वान पेंग का हाथ तनावग्रस्त होगा तो उसकी कलाई उखड़ जाएगी। विवान की हरकतें एक ही झटके में पूरी हो गईं। अन्य लोग यह नहीं बता पाए सिवाय उस सैनिक जैसी दिखने वाली महिला के जो सू जिंगवन का पीछा कर रही थी और उसने ये देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत अपने सामान्य शांत भाव में वापस आ गई। वान पेंग का हाथ एक तरफ धकेलते हुए विवान ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया। क्या मजाक है? भाड़ में जाओ, मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, इसलिए मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वान पेंग बहुत गुस्से में था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसे ठंडी दिखने वाली महिला ने रोक दिया। वान पेंग, कृपया एक तरफ हट जाए, मुझे आपकी हमारे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है, सू जिंगवन ने वान पेंग से ठंडे स्वर में कहा और फिर विवान की ओर मुड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा करें मास्टर, ये व्यक्ति केवल हमारे साथ चल रहा है और मेरे इरादों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जिंगवन, ये व्यक्ति संदिग्ध रूप से अपना चेहरा ढंक कर हथेली के आकार का पीला कागज 10,000 में बेच रहा है। यह इतना स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है। $10,000 एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपकी मां को कुछ हो गया तो क्या होगा? वान पेंग अभी भी उसे मनाना चाहता था, लेकिन सू जिंगवन का चेहरा ठंडा पड़ गया। ये स्पष्ट था कि वह अधीर हो रही थी। तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हें अपनी चीजें नहीं बेचूंगा क्योंकि यह आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
विवान ने वान पेंग की ओर इशारा करते हुए सू जिंगवन से कहा। सू जिंगवन अपनी मां की हालत से इतनी परेशान थी कि वह बहुत थकी हुई लग रही थी। वह पहले ही अस्पताल जाने की उम्मीद खो चुकी थी। उसने किसी से सुना था कि उसकी मां पर बुरी आत्मा का साया हो सकता है और अगर वह कोई आत्मा विकर्षक कलाकृति खरीद ले तो वह आत्मा को भगा सकती है और उसकी मां को जगा सकती है। उसने बहुत सारी कलाकृतियां खरीदी, लेकिन फिर भी उसकी मां के जागने का जरा भी संकेत नहीं था। अब जब किसी ने कहा कि उसका जादू उसकी मां को जगा सकता है तो वह इसे कैसे जाने दे सकती थी। भले ही यह व्यक्ति उसे धोखा दे रहा था, लेकिन ये केवल दसियों हजार डॉलर था और यह वास्तव में उसके सू परिवार के लिए बहुत ज्यादा नहीं था। जब तक उम्मीद की एक किरण थी, वह हार नहीं मानेगी। हालांकि उसके दिल की गहराई में वह यह भी जानती थी कि इस व्यक्ति के शब्द शायद 99% झूठे थे, फिर भी कोशिश करना चाहती थी। विवान की यह बात सुनकर वह चिंतित क्यों नहीं हुई। उसने जल्दी से विवान से कहा, मुझे माफ करें मास्टर, मेरा इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अपनी बात पूरी करने के बाद सू जिंगवन ने वान पेंग को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, मिस्टर वांग, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया मेरा पीछा करना बंद करें या मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सू जिंगवन की बातें सुनकर वान पेंग उदास होकर विवान को देखने लगा। चुपचाप उसने कसम खाई कि विवान को अपनी ठगी की सजा भुगतनी पड़ेगी। जब वह वापस आएगा तो वह लोगों को बुलाकर इस आदमी के हाथ पैर तोड़ देगा। लेकिन चूंकि सू जिंगवन ने पहले ही यह कह दिया था, इसलिए अब उसके पास रुकने का कोई चेहरा नहीं था और वह केवल मुंह मोड़कर चला जा सकता था। विवान ने वान पेंग की आंखों को देखा और समझ गया कि वह व्यक्ति क्या करना चाहता था। हालांकि वह केवल इन कुछ दिनों के दौरान ही यह काम करने वाला था और जैसे ही उसका काम खत्म होगा वह चला जाएगा। उसके पास अन्य कामों के लिए समय नहीं था। इसके अलावा वह इस वान पेंग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। मुझे आपकी सारी आत्मा शुद्ध करने वाली वस्तुएं यही चाहिए, इसकी कीमत कितनी है? वान पेंग को जाते देख सू जिंगवन ने हताश होकर पूछा। विवान ने 2 आत्मा शुद्धिकरण मंत्र लिए और कहा, मैंने इसके लिए जी जान से काम किया है, इसलिए बेशक ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ ये 2, लेकिन आपको सिर्फ इस अच्छे मंत्र की जरूरत है। जहां तक दूसरे मंत्र की बात है तो आप इसे जैद की बोतल में रख सकते हैं और आमतौर पर यह 10 साल बाद भी काम करेगा। उन दोनों के लिए ये $30,000 का होगा। जैसे ही उसने यह बात कही, विवान ने 2 आत्मा शुद्धिकरण मंत्र लिए और उन्हें सू जिंगवन को दे दिया तथा उसे वह मंत्र दिखाया जो स्तर 1 के करीब था। सू जिंगवन ने दोनों ताबीज ले लिए, लेकिन उसे $50,000 का चेक दे दिया। चूंकि विवान दूसरों का फायदा उठाने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने एक और सुरक्षा ताबीज और आग का गोला ताबीज निकाला और सू जिंगवन को दे दिया। उसने कहा, चूंकि तुमने मुझे 20,000 दिए हैं, इसलिए मैं ये दोनों भी तुम्हें दे दूंगा। यह एक सुरक्षा कवच है। जब आप वापस जाएं तो इसे एक छोटी थैली में रखें और इसे अपने शरीर पर पहनें। जहां तक आग के गोले की बात है, यह आत्मरक्षा के लिए है। अगर आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो बस इसे फेंक दें और लिन 1 कहें। यह देखकर कि विवान उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था, सू जिंगवन को तुरंत इन 2 ताबीजों से ज्यादा उम्मीदें हो गईं और विवान अब ठग की तरह नहीं दिख रहा था। विवान की बातें सुनने के बाद उसने जल्दी से पूछा, मास्टर, मैं इस आत्मा शुद्धिकरण ताबीज का उपयोग कैसे करूं? विवान ने चेक लिया और कहा, दूसरे की तरह बस मरीज की ओर ताबीज फेंको और लिन कहो। तुम्हारा अंतिम नाम क्या है और क्या तुम मेरे साथ मेरी मां से मिलने आ सकते हो? मैं कमीशन के तौर पर उस चेक को दोगुना कर दूंगा। आत्मा को शुद्ध करने वाला ताबीज लेते हुए जियांग ली को लगा कि उसका जल्दबाज दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है। इसके अलावा ये कागज जैसा दिखने वाला ताबीज काफी वजनी था, जिससे उसे विवान पर और भी ज्यादा भरोसा हुआ और इसीलिए उसने उसे आमंत्रित करने के बारे में सोचा। जाहिर है विवान सू जिंगवन के साथ नहीं जाएगा और उसने अपना हाथ हिलाया। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ये ताबीज निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बचाएगा। जब उन्होंने देखा कि विवान उनके साथ नहीं जाना चाहता था, तो सू जिंगवन और जियाओ यू नामक महिला केवल 2 ताबीज ले सकते थे और उन्हें आजमाने के लिए वापस भाग सकते थे। जब दोनों महिलाएं चली गईं, तो विवान ने अपना सामान समेटा और बैंक में पैसे निकालने चला गया, क्योंकि उसे इस समय पैसों की सख्त जरूरत थी। बहन जिंग, इस व्यक्ति ने बड़ा चश्मा पहना हुआ था और हम उसका चेहरा भी नहीं देख सके। वान पेंग के शब्दों में दम था और मुझे लगता है कि वह धोखेबाज हो सकता है। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से सोचा था कि विवान एक घोटालेबाज था, फिर भी जियो यू ने इसे व्यंजनापूर्ण तरीके से व्यक्त किया। सू जिंगवन ने आह भरी। उसने भी सोचा कि विवान धोखेबाज है, लेकिन ये जानते हुए भी उसे हताश होकर कोशिश करनी पड़ी। भले ही उसे पता था कि उसके साथ धोखा हो रहा है, फिर भी उसे कोशिश करनी पड़ी। सू जिंगवन की आहें देखकर, जो बिना कुछ कहे उसके अंगरक्षक के रूप में जियो यू ने उसके विचारों को समझ लिया। उसका चेहरा भी उदास था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा।
$50,000 मिलने के बाद विवान ने सबसे पहले रहने के लिए जगह ढूंढी, क्योंकि उसे कुछ सीरम बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत थी और स्कूल में यह उसके लिए सुविधाजनक नहीं था। अगर वह बाहर कोई घर किराए पर ले लेता तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि वह अपने छात्रावास के साथियों से कुछ महीनों में सिर्फ एक बार ही मिल पाता था, लेकिन वह जो कुछ भी करता था वह बहुत ही गुप्त था और वह इसे इस तरह उजागर नहीं करना चाहता था। निंगहाई में घर किराए पर लेना बहुत आसान था, बशर्ते कि उसके पास पर्याप्त पैसे हों, लेकिन उसे ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी जो उसे संतुष्ट कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे न केवल रहने की अच्छी स्थिति चाहिए थी, बल्कि ऐसी जगह भी चाहिए थी जहां वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सके। उसके लिए अभी साधना करना बहुत कठिन था, लेकिन वह अपने पिछले जीवन की नश्वर मार्शल आर्ट को भी भूलना नहीं चाहता था। उसे आत्मरक्षा के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता थी। निंगडू जिला और निंगहाई विश्वविद्यालय, जहां विवान ने स्कूल में पढ़ाई की थी, संयोग से क्रमशः उत्तर और दक्षिण में थे। हालांकि ये सभी एक ही शहर में थे, लेकिन बीच में 30 किलोमीटर से ज्यादा सड़क थी। जब विवान ने निंगडू को पाया तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी। 2 कारण थे कि वह विश्वविद्यालय से दूर कहीं रहना चाहता था। पहला ये कि वह नहीं चाहता था कि स्कूल के लोग उसके रहस्यों को जानें, और दूसरा ये कि वह भविष्य में अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल जाना चाहता था। जब विवान ने रात के लिए घर की तलाश छोड़ दी तो उसके सामने एक छोटा सा यार्ड दिखाई दिया जिसमें आत्माची के हल्के निशान थे। विवान को अप्रत्याशित खुशी तब हुई जब यार्ड पर वास्तव में लीज के लिए लिखा हुआ एक बोर्ड लगा था। घर में प्रवेश करने से पहले ही विवान ने इस जगह को किराए पर लेने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि यहाँ की आत्मा अपेक्षाकृत अच्छी थी। आप किसे ढूंढ रहे हैं? जैसे ही विवान ने दरवाजा खटखटाया, 50 साल की एक महिला प्रकट हुई और उसे देखने लगी। इस बीच विवान इस महिला को जवाब देना भूल गया, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ वास्तव में एक सिल्वरहॉट ग्रास है। कोई आश्चर्य नहीं कि आत्माची निकल रही थी। वह यहाँ इस जड़ी बूटी को देखकर हैरान था। हालांकि इस जड़ी बूटी का केवल एक डंठल था जो बहुत छोटा था। सिल्वरहॉट ग्रास ची गैदरिंग गोली बनाने के लिए मुख्य घटक था। ये पृथ्वी पर कैसे मौजूद हो सकता है? विवान ने अपने दिल में उमड़ते उत्साह को दबा लिया और उस महिला का सामना किया जिसने उसे अजीब नजर से देखा। फिर उसने जल्दी से कहा, आंटी, मैंने देखा कि यह जगह किराए पर देने के लिए है और मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूँ। विवान की बातें सुनकर वह आखिरकार उसकी मौजूदगी को समझ गई। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो घर किराए पर लेना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से विवान को अंदर आने दिया। उसके साथ बातचीत के बाद विवान को आखिरकार समझ में आ गया कि यह जगह कैसे काम करती है। इस यार्ड हाउस में पूर्व और पश्चिम की ओर 2 कमरे थे और साथ ही एक लिविंग रूम भी था। घर की मालकिन लिविंग रूम को किराए पर नहीं देना चाहती थी और पश्चिम की ओर वाला कमरा पहले से ही किसी और ने किराए पर ले रखा था। इस बीच पूर्व की ओर वाला कमरा वह था जहां घर की मालकिन मूल रूप से रहती थी। हालांकि घर की मालकिन अब निंगबेई जिले में जा रही थी जहां मालिक का बेटा रहता था, इसलिए वह पूर्व की ओर वाला कमरा भी किराए पर देना चाहती थी और तभी उसकी मुलाकात विवान से हुई। महिला को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसने किराया 1100 रुपये प्रति माह निर्धारित किया था, लेकिन इस कम अमीर दिखने वाले युवक ने कुछ भी नहीं कहा और 1 साल का किराया तुरंत दे दिया। यहाँ लिंक का शाब्दिक अर्थ आगमन, पहुंचना है। पिताजी, आप वापस क्यों आए? सू जिंगवन निजी अस्पताल लौटी और सबसे पहले उसने अपने पिता को देखा। जब से उसकी मां वानस्पतिक अवस्था में चली गई, उसके पिता ने अपना लगभग सारा समय अपने करियर में लगा दिया, जबकि उसकी मां की कंपनी का प्रबंधन सू जिंगवन द्वारा किया जाता था। हालांकि उसकी मां की बीमारी के कारण कंपनी में अव्यवस्था थी, फिर भी उसके पिता ने इसके बारे में पूछा भी नहीं और शायद ही कभी उसकी मां को देखने के लिए निजी अस्पताल आए। हालांकि सू जिंगवन को नहीं पता था कि उसके पिता आज अचानक अस्पताल क्यों आए। अगर मैं वापस नहीं आया तो मुझे नहीं पता कि तुम कितनी परेशानी खड़ी करोगे। उन सभी बेतरतीब चीजों को खरीदना, और इस बार तुम्हें यह भी विश्वास था कि एक ताबीज तुम्हारी मां को ठीक कर देगा। क्या तुम्हारा अगला कदम तियाओ दाशेन एक को आमंत्रित करना है? सू जियानजोंग का चेहरा बहुत उदास था। जाहिर है वह अपनी बेटी से निराश था। ये सुनकर सू जिंगवन को पता चल गया कि वांग पेंग ने उसे धोखा दिया है। उसे इस घृणित वांग पेंग के प्रति घृणा की लहर महसूस हुई, जो एक सुंदर चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि वह अपने पिता से भी बहुत परेशान थी, इसलिए चुप रही और जवाब नहीं देना चाहती थी। क्या तुम अब और बात नहीं कर सकते? उन बेकार कचरे के टुकड़ों को तुरंत फेंक दो, सू जियानझेंग ने आज्ञाकारी आवाज में कहा। पापा, मां के बीमार होने के बाद आपने क्या किया? आप सिर्फ एक बार उनसे मिलने आए थे जब वह बेहोश हो गई थीं। इतने सालों तक आप कहाँ थे? खुद से पूछिए, क्या आपने मां के साथ सही व्यवहार किया है? मैंने जो किया है, मैं अपने दिल में उसके बारे में बहुत स्पष्ट हूं और मुझे आपकी जरूरत नहीं है कि आप मुझे नियंत्रित करें। मां ने कभी भी आपकी आलोचना नहीं की कि आप बाहर की महिलाओं के साथ हैं, लेकिन अपने बारे में क्या आपने मां के बारे में थोड़ा भी सोचा है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद सू जिंगवन अचानक बोल पड़ी।
उसकी बातें सुनकर सू जियानज़ोंग का चेहरा लाल और सफ़ेद हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी बेटी को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन अपनी बेटी का कठोर लेकिन थका हुआ चेहरा देखकर उसने धीरे से अपने हाथ नीचे कर लिए। वह अपने दिल में जानता था कि उसे वास्तव में अपनी बेटी के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। उसने वास्तव में अपनी पत्नी और बेटी के साथ गलत किया है। उसकी पत्नी की कंपनी पूरी तरह से उसकी बेटी द्वारा प्रबंधित की जाती थी और उसने जरा सी भी मदद नहीं की। ठीक है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है जब तुम अंधविश्वासी हो। ऐसा दोबारा मत करना। तुमने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की है, क्या तुम यह नहीं समझ सकते? सड़कों पर अंधविश्वासी धोखाधड़ी को लेकर वांग पेंग के साथ संघर्ष शुरू मत करो, सू जियानज़ोंग ने असहाय होकर कहा। सू जिंगवन ने मन ही मन वांग पेंग को कोसा। बेशक वह जानती थी कि उसके पिता क्यों चाहते थे कि वह वांग पेंग के करीब आए। अगर उसके पिता को अपने करियर में आगे बढ़ना था तो उसे वांग पेंग के पिता की मदद की जरूरत थी। हालांकि उसके पिता पहले से ही मेयर थे, लेकिन उसके पिता सू परिवार में पर्याप्त निवेश की सूची में नहीं थे। सू परिवार की मदद के बिना सू जियानज़ोंग अपने जीवन के बाकी समय तक उस पद पर बने रहेंगे अगर उन्हें अपने कनेक्शन नहीं मिलते। वास्तव में सू जियानज़ोंग ने ऐसा ही सोचा था। वांग परिवार की शक्ति सू परिवार से कम नहीं थी और उसके ऊपर सू परिवार राजधानी के उन महान परिवारों में से नहीं था जिन्हें निवेशकों की भीड़ से बड़े पैमाने पर प्रायोजक मिले थे। वे परिवार जिनमें असीमित संभावनाएं थीं। वह वास्तव में मेयर के रूप में अपने करियर के शिखर पर था और लगभग 50 वर्ष का था। अगर उसे बाहरी मदद नहीं मिलती तो शायद वह धीरे धीरे सू परिवार की नजरों से ओझल हो जाता। अगर वह वांग परिवार की शक्ति उधार ले सकता है और एक कदम और आगे बढ़ सकता है तो शायद परिवार का बुजुर्ग उसकी क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करेगा। हालांकि वह अपने पिता की योजना जानती थी, लेकिन सू जिंगवन ने कुछ नहीं कहा। भले ही वांग पेंग सुंदर था, लेकिन सू जिंगवन की नज़र में वह केवल अच्छा दिखने वाला था, बेकार था। ये देखकर कि अब अपनी मां के कमरे में प्रवेश करने की बारी उसकी है, सू जियानज़ोंग ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसकी योजनाएं उसकी बेटी के लिए फायदेमंद नहीं थीं। उसने इस बारे में सोचा और उसके पीछे भी गया, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गया। उसके पास अपनी पत्नी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी जो 3 साल से बेहोश थी। बिस्तर पर एक खूबसूरत महिला लेटी हुई थी जो 30 साल की लग रही थी। वह सू जिंगवन जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई लग रही थीं। सू जिंगवन को अंदर आते देख बिस्तर के सिरहाने बैठी नर्स जल्दी से उठ खड़ी हुई और जाने से पहले सू जिंगवन का अभिवादन किया। अपनी अभी भी बेहोश मां को देखते हुए सू जिंगवन की आंखों में आंसू भर आए। कुछ साल हो चुके थे और हालांकि उसने अभी भी हार नहीं मानी थी, लेकिन उसके पास रोने और अपने दर्द के बारे में बताने के लिए कोई नहीं था। वह केवल रात के अंधेरे में अपनी मां के बिस्तर के पास रो सकती थी। $20,000 की कीमत वाला आत्मा शुद्ध करने वाला ताबीज निकालते हुए सू जिंगवन का मन भटक गया। हालांकि उसे पता था कि यह शायद नकली है, फिर भी वह अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मां इस ताबीज को नीचे फेंकने के बाद वास्तव में जाग जाएगी। अपनी बेटी को इस तरह की हताशा में देखकर सू जियानज़ोंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन बात करना जारी नहीं रखा। वह अपनी बेटी के इस आकर्षण का इस्तेमाल करने के बाद उसके साथ अच्छी बातचीत करना चाहता था। सू जिंगवन अचानक खड़ी हो गई और 2 कदम पीछे हट गई। उसने अपना हाथ उठाया और बिस्तर पर लेटी महिला की ओर आत्मा को शुद्ध करने वाला ताबीज फेंका और उसी समय उसने धीरे से लिन शब्द बोला। अपनी अंधविश्वासी बेटी को देखकर सू जियानज़ोंग को हंसने का जरा भी ख्याल नहीं आया, बल्कि वह भावुक हो गया। उसके दिल में केवल बेचैनी और अपराध बोध था। अपनी मां के लिए उसकी पढ़ी लिखी बेटी इन बातों पर विश्वास करने लगी थी। हालांकि सू जियानज़ोंग को तुरंत लगा कि उसकी आंखों में समस्या है। उसकी बेटी ने जो पीला ताबीज फेंका था वह वास्तव में उसकी बेटी के लिंक कहने के बाद कई सफ़ेद किरणों में बदल गया। ये सफ़ेद किरणें उसकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गईं क्योंकि उसके चारों ओर कुछ राख बरस रही थी। अगर पूरा कमरा अचानक ठंडा न हो जाता और उसकी आंखों में तेज किरणों से दर्द न होता तो उसे लगता कि उसे भ्रम हो रहा है। यह क्या बकवास है? सू जिंगवन भी चौंक गई। उसने सोचा कि ताबीज फेंकने और शब्द कहने के बाद यह उसकी मां के कंबल पर गिरता रहेगा और फिर वह अपनी मां को जगाने की तैयारी करेगी। हालांकि चीजें उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थीं। उसने जो ताबीज फेंका वह असंख्य ठंडी सफेद किरणों में बदल गया जो सभी उसकी मां के शरीर में चली गईं। इस बीच उसने जो ताबीज फेंका वह सब गायब हो गया। पलक झपकते ही उसने देखा कि चारों ओर धूल के कुछ छोटे छोटे कण उड़ रहे थे। सू जिंगवन को अपने सिर पर रोंगटे खड़े हो गए। वह जानती थी कि बहुत से धोखेबाज लोगों को धोखा देने के लिए रसायन विज्ञान की घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वह एक अच्छी तरह से शिक्षित विज्ञान की छात्रा थी और उसके पास इस घटना को किसी भी रसायन विज्ञान प्रतिक्रिया के साथ समझाने का कोई तरीका नहीं था। क्या ये वास्तव में एक आकर्षण था? ये सोचकर कि यह आकर्षण वास्तव में काम कर सकता है, सू जिंगवन के हाथ कांपने लगे।
अगर आकर्षण बेचने वाले उस मास्टर ने जो कहा वह सच था, तो उसकी माँ को जाग जाना चाहिए। सू जिंगवन अब अपने दिल में उत्साह को रोक नहीं सकी और अपनी माँ के पास पहुंची। एक तियाओ दा शेन, वह व्यक्ति जो इधर उधर कूदता रहता है और आत्माओं को अपने शरीर में प्रवेश कर जादू करने के लिए आमंत्रित करता है। एक अध्याय 7 सुपर झाइनान 1। माँ, मैं जिंगवन हूँ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? माँ। सू जिंगवन ने उत्तेजित होकर महिला का हाथ पकड़ लिया और लगातार उसका नाम पुकारा। महिला के हाथ हिले और फिर उसकी भौहें फड़क उठीं। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। उलझन में उसने अपनी बेटी को खुशी और आंसुओं से भरा देखा और कुछ कहना चाहती थी। हालांकि सू जिंगवन उत्साह से महिला की बाहों में झपटी और रो पड़ी। माँ, तुम आखिरकार जाग गई हो। मैं वेन वेन। बिस्तर पर लेटी महिला धीरे धीरे जाग उठी। उसने महसूस किया कि एक हल्की और ताज़ा हवा धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर घूम रही थी, जिससे उसकी आत्मा धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मुझे क्या हुआ? वेन वेन। बिस्तर पर लेटी महिला पूरी तरह से जाग रही थी और बैठने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि लंबे समय तक लेटे रहने से उसके अंग सुन्न हो गए थे, जिससे वह बैठने में असमर्थ हो गई थी। हालांकि उसे ताजगी का झोंका महसूस हुआ जो अभी भी उसके अंगों को ठीक कर रहा था। सू जियानज़ोंग ने इस अकल्पनीय दृश्य को आश्चर्य से मुंह खोले देखा। वह अवाक था। यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि दुनिया में वे अकल्पनीय चीजें वास्तविक थीं। विवान अपने नए घर से बहुत खुश था। उसके पास अभी भी हजारों डॉलर थे और फिलहाल उसे बाहर जाकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। हर दिन वह खेती करने के लिए यार्ड में रहता था और सिल्वरहॉर्न घास को भी सावधानी से दूसरे गमले में लगाता था। 1 महीने के बाद विवान को यह भी पता चल गया कि पश्चिम की ओर रहने वाला व्यक्ति 20 साल की एक युवती है। हालांकि विवान हर रात खेती करता था और हर सुबह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए यार्ड में जाता था। इस बीच महिला भी सुबह बहुत जल्दी काम पर जाती थी और जब तक वह हर दिन वापस आती तब तक विवान अपने कमरे में खेती करना शुरू कर चुका होता था। इसलिए 1 महीने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे को एक बार भी नहीं देखा। विवान को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि पश्चिमी इलाके में किस तरह की महिला रहती है। हालांकि उसका जीवन सांसारिक था, लेकिन उसके पास हर दिन खेती करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था। किसी महिला से बात करने का तो दूर की बात थी। हालांकि जू वेई को पता था कि घर के मालिक ने पूर्वी हिस्से को भी किराए पर दिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि किस तरह का व्यक्ति घर किराए पर देता है। वह केवल इतना जानती थी कि यह एक पुरुष युवा था जो लगभग उसकी ही उम्र का था। हालांकि वह हर दिन सुबह 6 बजे काम पर जाती थी और जब वह वापस आती थी तब तक लगभग 7 बजे होते थे, लेकिन उसने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। क्योंकि राज्य अस्पताल के निदेशक इस महीने कार्य निरीक्षण कर रहे थे, इसलिए उसे सप्ताहांत में आराम का एक दिन भी नहीं मिला। इस बीच ये युवक उसके काम पर जाने से पहले या उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। अगर बगीचे में लगे गमलों में हर दिन फूल नहीं बदलते तो उसे लगता कि यह व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे समझ में आया कि उसके कमरे के सामने रहने वाला व्यक्ति शायद झाइनान था। स्कूल शुरू होने में अभी आधा महीना बाकी था। साधना के इस महीने ने विवान की ची को और भी शुद्ध बना दिया, लेकिन यह अभी भी ची एकत्रीकरण के दूसरे चरण से बहुत दूर था। इससे यह देखा जा सकता था कि दुनिया में आत्मा ची ने साधना को कितना प्रभावित किया। हालांकि उसकी नश्वर मार्शल आर्ट पीछे नहीं रही और वह अधिक से अधिक कुशल होता जा रहा था। विवान को यह भी पता था कि अगर वह इस जगह पर स्टेज 2 तक पहुंचना चाहता है तो बाहरी चीजों की मदद के बिना यह असंभव होगा। हालांकि उन दुकानों में मौजूद चीनी जड़ी बूटियां उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर पाईं। उसकी एकमात्र उम्मीद यार्ड में मौजूद सिल्वरहॉर्न ग्रास पर टिकी थी। फिर भी वहां केवल एक सिल्वरहॉर्न ग्रास था, इसलिए विवान इस स्पिरिट ग्रास को जीवित रखना चाहता था। आदर्श रूप से ये बीज देगा और वह एक और बैच की खेती कर सकता है। हालांकि सिल्वरहॉर्न ग्रास की वृद्धि अवधि 2 साल थी। शायद ये सिल्वरहॉर्न ग्रास अपने आप ही उगाया हो और सिर्फ 1 साल से ही आसपास रहा हो। विवान की सावधानीपूर्वक खेती के बावजूद इसे परिपक्व होने और इसके फल लेने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। हालांकि उम्मीद कुछ न होने से बेहतर है। विवान घर से बाहर निकला और देखा कि एक 20 साल की महिला यार्ड में कपड़े धो रही थी। एक नज़र में वह समझ गया कि यह बगल में रहने वाली महिला थी। पहले वह हमेशा रात में कपड़े धोती थी। आज वह काम पर क्यों नहीं गई और सुबह कपड़े धोए? जब जू वेई ने विवान को यार्ड में चलते देखा तो उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान की झलक थी। यह शापित झाइनान, वह 1 महीने से उसके साथ एक ही छत के नीचे रह रही थी, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह उन सहकर्मियों के लिए रात की शिफ्ट ले रही थी जिनकी इन दिनों शादी हो रही थी, इसलिए वह उसे देख पाए। ये लड़का वाकई झाई था, लेकिन वह बुरा नहीं दिखता था। वह बाहर क्यों नहीं आता था? उसे आश्चर्य हुआ कि वह कौन सा काम करता था। नमस्ते, मेरा नाम जू वेई है, मैं आपके बगल में रहता हूँ और मैं ली कांग अस्पताल में काम करता हूँ।
जू वेई बहुत खुले विचारों वाले थे और उन्होंने विवान का अभिवादन किया। विवान ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं विवान हूँ, एक बेरोजगार खाना बदोश। विवान ने भी पहली बार जू वेई को देखा था। वह बहुत ही सौम्य दिखने वाली महिला थी और उसके चेहरे पर मुस्कान सच्ची लग रही थी। उसके बाल उसके सिर के ऊपर घुंघराले हुए थे और बहुत लंबे नहीं लग रहे थे। हालांकि उसकी त्वचा बहुत गोरी थी और हालांकि वह उस महिला जितनी सुंदर नहीं थी जिसने उससे आकर्षण खरीदा था, वह बहुत दूर भी नहीं थी। तुम काम पर नहीं जाते? विवान को ये कहते हुए सुनकर कि वह एक बेरोजगार खाना बदोश है, जू वेई के दिल में तनाव बढ़ने लगा। अपने सुनहरे दिनों में एक युवा काम नहीं करता फिर भी एक घर किराए पर लेकर दिन भर वहीं रहता है। इसका क्या मतलब था? यहाँ कोई वाईफाई नहीं था, इसलिए वह घर पर गेम नहीं खेल सकता था। इसके अलावा जिस तरह से उसने उसे देखा वह सामान्य झाई नान की तरह नहीं लग रहा था जो नजरें पकड़ने से डरते थे। इसके बजाय उसने उसे ध्यान से देखा। क्या ये व्यक्ति भगोड़ा हो सकता है? उस समय शू वेई का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बीच विवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि जू वेई क्या सोचेगी। सबसे पहले उसने अपने सिल्वर हॉट ग्रास को देखा और फिर बाकी सभी फूलों की देखभाल करने लगा। फिर उसने मुट्ठी की तकनीक का अभ्यास करने की योजना बनाई। हालांकि ये याद करते हुए कि जू वेई उसके बगल में थी, उसने उसका अभिवादन किया और चला गया। विवान छवि को दरवाजे से बाहर जाते देख उसने आखिरकार राहत की सांस ली। फूलों की देखभाल करते समय उसकी एकाग्रावस्था के बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन सोचा कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। क्या एक भगोड़े के पास फूलों की देखभाल करने का दिल होगा? उसके कपड़ों को देखकर वह समझ गई कि वह कोई अमीर व्यक्ति नहीं था। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि वह पूरे दिन क्या कर रहा था। किंग डू लेक गार्डन विवान के घर के सबसे नजदीकी गार्डन था। यह न केवल बड़ा था बल्कि यहाँ एक साफ झील भी थी। यहाँ कई बुजुर्ग या व्यायाम करने वाले लोग आते थे। विवान पहले भी यहाँ आया था, लेकिन शुरू में उसे सिर्फ आंगन में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पसंद था, इसलिए आज वह पहली बार यहाँ अभ्यास करने आया था। यहाँ की हवा खराब नहीं थी और वातावरण याद से स्पष्ट रूप से बेहतर था। एक सेट खत्म करने के बाद विवान बहुत संतुष्ट था। उसकी ची शुद्ध हो गई और हालांकि यह अभी भी चरण 2 से दूर था, ये तब तक अच्छा था जब तक वह बेहतर होता रहा। तुम्हारी मुट्ठी की तकनीक बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त। हालांकि मैंने मुट्ठी की बहुत सारी तकनीकें देखी हैं, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि तुमने कौन सी मुट्ठी की तकनीक का इस्तेमाल किया। कितनी शर्म की बात है। विवान के उठते ही एक 30 वर्षीय मध्यम आयु वर्ग का आदमी आया और उसकी तारीफ की। एक झाई नान, एक आदमी जो सारा दिन घर पर रहता है। झाई का मतलब है घर, नान का मतलब है आदमी। अध्याय 8 घर के साथी। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी पास में ही अपनी मुट्ठियों का अभ्यास कर रहा था और विवान ने उसे भी देखा। हालांकि विवान को लगा कि उसकी मार्शल आर्ट सिर्फ दिखावा है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब वह उसका अभिवादन करने आया तो विवान उसे अनदेखा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस अपने आप ही अभ्यास कर रहा हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। विवान की बातें सुनकर यह अधेड़ उम्र का आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि विवान को उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसे वाकई लगा कि विवान की मुट्ठी वाली तकनीक अच्छी थी जिसकी वजह से वह उसे जानना चाहता था, इसलिए वह नमस्ते कहने के लिए उसके पास आया। मेरा नाम फैंग वेई चेंग है। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके पास एक महान गुरु है और मेरे हाथ प्रदर्शन करने के लिए खुजली कर रहे हैं। क्यों न हम एक छोटा सा मैच खेलें? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के ऐसा कहने के बाद विवान को आखिरकार समझ में आ गया कि वह उसके पास लड़ाई की तलाश में आया था। फैंग वेई चेंग को देखते हुए विवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो, मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग वेई चेंग हैरान रह गया। अभी कुछ समय पहले विवान की बातों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह बहुत विनम्र है। हालांकि वह अचानक बहुत घमंडी हो गया। विवान की बातें सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि इस युवक की मार्शल आर्ट ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन इस बच्चे ने यह कहकर खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फैंग वेई चेंग ने 17 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए और 32 साल की उम्र में सेना छोड़ दी। हालांकि रिटायरमेंट के बाद वे ड्राइवर बन गए, लेकिन उन्होंने कभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं छोड़ा। विवान कैसे कह सकता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता? यह युवक मुश्किल से 20 साल से थोड़ा ज्यादा का था। उसे यह मानने का कोई तरीका नहीं था कि वह 20 साल के लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। वह इस युवक के साथ इसलिए मुकाबला करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि विवान की मार्शल आर्ट सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि उसकी तरह ही है और विवान के साथ लड़ने से उसे निश्चित रूप से लाभ होगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता? सच कहूं तो सेना छोड़ने के बाद मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरा मुकाबला कर सके। जब तुम इतने आश्वस्त हो तो क्यों ना हम कोशिश करें? फैंग वेई चेंग को लगा कि उसका मान सम्मान गिर रहा है। विवान ने अपना सिर हिलाया और अनिच्छा से कहा, ठीक है, चूंकि तुम यही चाहती हो तो पहला कदम उठाओ।
बस यहीं, हम किसी बड़ी जगह पर नहीं जा रहे हैं। फैंग वेइचेंग ने चारों ओर देखा। विवान मुस्कुराया और बोला, ये सिर्फ कुछ चालों का मामला है, इसकी जरूरत नहीं होगी। तुम। विवान के शब्दों से फैंग वेइचेंग अवाक रह गया। उसके दिल में गुस्सा बढ़ने लगा और वह कुछ गुस्से से बोला, ऐसे में मैं हमला कर रहा हूं। फैंग वेइचेंग का हमला औसत दर्जे का लेकिन मजबूत ब्लैक टाइगर टीयरिंग द हॉट था। हालांकि यह सरल लग सकता है, लेकिन उसका विचार यह था कि जब यह युवक कोई चाल चलेगा तो फैंग वेइचेंग का हमला तुरंत बदल जाएगा और विवान को उसकी ताकत का पता चल जाएगा। अप्रत्याशित रूप से जब फैंग वेइचेंग ने अपनी मुट्ठी से वार किया तो विवान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और फैंग वेइचेंग की मुट्ठी पकड़ ली, इससे पहले कि उसे अपनी चाल बदलने का मौका मिले। विवान ने अपना हाथ उठाया और फैंग वेइचेंग का लगभग 100 किलोग्राम का शरीर ऊपर उठा, जिससे फैंग वेइचेंग का सिर तुरंत झूम उठा। ये वाकई उसके होश उड़ा देने वाला था। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसे विवान के बगल में एक पत्थर के स्टूल पर फेंक दिया गया था, जैसे कि वह शुरू से ही वहीं बैठा था। इस बीच वह युवक जिसके साथ उसने मुकाबला किया था पहले ही गायब हो चुका था। अद्भुत। कुछ समय बाद फैंग वेइचेंग को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हुआ था और उसने खुद से कहा, यहाँ तक कि सेना में प्रशिक्षक भी मुझसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। जब विवान छोटे से आंगन में गया तो जूवेई उसके द्वारा उगाए गए फूलों को देख रहा था। हालांकि विवान ने बहुत सारे फूल उगाए थे, लेकिन ये सब मुख्य रूप से उस सिल्वहॉर्न घास को ढकने के लिए था। विवान को अंदर आते देख जूवेई को थोड़ा अजीब लगा और वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ, बातचीत करने की कोशिश करते हुए, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें फूल उगाना पसंद है। आमतौर पर फूल उगाने वाले लोग बहुत सावधानी से काम करते हैं, इसलिए तुम एक सावधानी से काम करने वाले व्यक्ति लगते हो। ओह, मैंने आज कुछ सब्जियां खरीदी हैं, चलो बाद में साथ में खाते हैं। आखिरकार हम पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे को थोड़ा जान सकते हैं। विवान हमेशा बाहर ही खाना खाता था और उसे उम्मीद नहीं थी कि आज कोई उसे खाने पर बुलाएगा। बेशक वह ऐसी किसी बात को अस्वीकार नहीं करेगा और मुस्कुराया, ठीक है, शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हें सुबह जल्दी जाते और देर से आते देखता हूँ, आज तुम काम पर क्यों नहीं गए? मेरे एक सहकर्मी ने इन कुछ दिनों के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था और संयोग से मैं आराम कर रहा था, इसलिए मैं उसके लिए रात की शिफ्ट ले रहा हूँ। शू वेई को नहीं लगा कि झाई नान की यह टिप्पणी इतनी सटीक थी। जू वेई के व्यंजन खराब नहीं थे, कम से कम वे विवान को मिलने वाले भोजन से बेहतर थे जब वह हर दिन बाहर खाने जाता था। आज का खाना बहुत बढ़िया था, शुक्रिया। फिर विवान ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं हर दिन उससे कुछ खाना मुफ्त में ले पाता। फिर मुझे हर दिन खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। हम पड़ोसी हैं, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे भविष्य में खाने पर भी आमंत्रित कर सकते हैं। जू वेई ने मजाकिया लहजे में कहा और उसे लगने लगा कि विवान बुरा इंसान नहीं लग रहा है। विवान ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी खुद खाना नहीं बनाता। फिर रेस्तरां में जाओ। जू वेई को लगा कि यह विवान प्यारा है। आमतौर पर कोई ऐसी लड़की को रेस्तरां में बुलाता है जिससे वह बहुत परिचित नहीं होता, जो खुद खाना बनाती है। क्या वे आमतौर पर रेस्तरां नहीं जाते? विवान ने असहाय होकर कहा, ठीक है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा। इस बीच उसने खुद से सोचा, मुझे पता था कि दुनिया में कभी भी मुफ्त भोजन नहीं मिलता। जैसे ही कोई इस लंच को खत्म करता है तो उसे अगले लंच के लिए दूसरे को देना पड़ता है। विवान, चलो नंबर एक्सचेंज करते हैं। मेरा नंबर 13x.x.x.x.x.x है, आपका क्या है? जू वेई ने एक खूबसूरत गुलाबी फोन निकाला और पूछा, मेरे पास फोन नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मेरा दरवाजा खटखटाए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद विवान खड़ा हुआ और अपने कमरे में वापस चला गया। जू वेई थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई, फिर उसने सोचा कि आजकल एक मजदूर के पास भी फोन होता है, लेकिन विवान के पास तो फोन भी नहीं है, इसलिए उसकी स्थिति बहुत खराब हो सकती है। उसे देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह किराया भी देता है, और अगर वह किराया नहीं देता है तो मालिक उसे यहाँ कैसे रहने दे सकता है। हालांकि यह आदमी वास्तव में अपनी गरिमा को महत्व देता हुआ प्रतीत हुआ और वास्तव में उसने कहा कि वह सामान्य चीजों में उसकी मदद करने में सक्षम था। जू वेई ने अपना सिर हिलाया। यह विवान बुरा आदमी नहीं लग रहा था, बस उसे अपनी इज्जत बचाने की जरूरत थी। उसने सोचा कि क्या उसे अस्पताल में नौकरी खोजने में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह बेरोजगार होने से बेहतर था। जू वेई ने सोचा कि वह कम से कम सुंदर तो है, लेकिन यह विवान थोड़ी देर भी बैठना नहीं चाहता था, जो निराशाजनक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में भोजन के लिए आया था। हालांकि जू वेई ने बहुत जल्दी इस पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि वह शायद आत्मसचेत था। आखिरकार वह बेरोजगार था और फोन भी नहीं खरीद सकता था, इसलिए निश्चित रूप से उसके साथ बैठकर बात करना उसके लिए असहज होगा। इस बारे में सोचते हुए जू वेई को आखिरकार अपने दिल में कुछ शांति मिली। इस बीच जब विवान अपने कमरे में वापस गया तो उसने सोचा कि क्या उसे फोन खरीदना चाहिए।
हालांकि उसने फैसला किया कि यह पूरी तरह से बेकार है क्योंकि उसका यहाँ कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, इसलिए उसके पास संपर्क करने के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया। उसके $50,000 किराए और कुछ जड़ी बूटियों के साथ साथ दैनिक खर्च पर खर्च हो गए। अब उसके पास केवल $20,000 बचे थे, इसलिए विवान ने फिर से अपना स्टॉल लगाने का फैसला किया। हालांकि इस बार वह ताबीज नहीं बेचने वाला था क्योंकि उन्हें बेचना बहुत मुश्किल था। अगर पिछली बार वह उस हताश महिला से नहीं मिला होता तो शायद वह एक भी ताबीज नहीं बेच पाता। इस बार उनका विचार एक छोटा सा नाइट मार्केट क्लिनिक स्टॉल स्थापित करने का था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शू वेई की नौकरी ने उन्हें प्रेरित किया था। उस मोबाइल क्लिनिक स्टॉल का एक और कारण यह था कि यह मोबाइल था और दूसरे लोग उसे निशाना नहीं बनाते थे। इसके अलावा रात के बाजार में शहर के पहरेदारों को परवाह नहीं होती थी और वह ग्राहकों का इंतजार करते हुए खेती कर सकता था। बेशक मुख्य कारण यह था कि सरकार ने खानाबदोश डॉक्टरों को मना किया था, इसलिए वह केवल रात में ही अपना व्यवसाय खोल सकता था। विवान का विचार भी ताबीज बेचने जैसा ही था। वह या तो कुछ भी नहीं करने वाला था या फिर लंबे समय तक के लिए पर्याप्त कमाई करने वाला था। 1 अध्याय 9 निंगहाई विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर लड़की। दूसरे दिन विवान फिर से प्रशिक्षण के लिए किंगडू लेक गार्डन नहीं गया। इसके बजाय वह सुबह जल्दी उठा और यार्ड में मुट्ठी प्रशिक्षण का एक सेट पूरा किया। फिर वह एक मेडिकल बॉक्स और चांदी की सुइयों का एक सेट खरीदने के लिए बाहर गया। इसके अलावा उसने जड़ी बूटियों का एक गुच्छा भी खरीदा। उसने कुछ साधारण दवा की गेंदें और सूप बनाए। बेशक वे सबसे सरल मनगढ़ंत गोलियां भी नहीं थीं। हालांकि विवान के लिए ये चीजें उसके लिए एक स्टॉल स्थापित करने के लिए पर्याप्त थीं। इस तरह उसके बचे हुए पैसे ने उसे एक बार फिर वित्तीय संकट में डाल दिया। जब उसने सारी तैयारी पूरी कर ली तो निंगहाई यूनिवर्सिटी फिर से शुरू हो चुकी थी। यह विवान के यूनिवर्सिटी के चौथे साल की शुरुआत थी। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, विवान एक भी विषय में पास नहीं हुआ और उसे हर विषय के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। हालांकि विवान को इस बात या स्कूल की कोई परवाह नहीं थी। अगर वह एक सामान्य छात्र होता तो उसे 3 से ज्यादा विषयों में फेल होने पर कड़ी सजा दी जाती या स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता। हालांकि विवान एक खास किस्म का इंसान था। हालांकि उसे ये परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन स्कूल ने इस पर यह परिवार के साथ कोई विवाद शुरू नहीं किया क्योंकि कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि बड़े परिवार क्या खेल रहे थे। वह वैसे भी 4 साल बाद छोड़ देगा, इसलिए स्कूल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार जब उसने पहली बार निंगहाई विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो वह अपने अंकों के साथ प्रवेश नहीं कर पाया। जहां तक सुधारात्मक परीक्षाओं की बात है, विवान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं थी और वह अभी भी अपने नाइट मार्केट स्टॉल को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हर दिन विवान जॉगिंग करते हुए निंगहाई यूनिवर्सिटी जाता था। उसका मुख्य उद्देश्य अपने क्लाउड शैडो सटेप का अभ्यास करना था। अभी उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए अगर वह नश्वर मार्शल आर्ट की साधना भी नहीं कर सकता था तो वह वास्तव में असुरक्षा की भावना विकसित करेगा। हालांकि उसे लुओयू महाद्वीप पर होने वाली लगातार जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का खतरा महसूस नहीं हुआ, जिससे वह अधिक सुरक्षित महसूस करता था। स्कूल का दूसरा हफ्ता हो चुका था। हालांकि विवान ने अभी तक खानाबदोश चिकित्सा स्टॉल नहीं लगाया था, लेकिन उसे अपने क्लाउड शैडो सटेप में पहले से ही बहुत सुधार महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी निकलना और देर से वापस आना, 70 किलोमीटर की दूरी तय करना उसके लिए फायदेमंद था। आज सुबह विवान थोड़ा देर से उठा क्योंकि वह सामान्य से 1 घंटा ज्यादा सोया था। जब वह निंगहाई यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सुबह के 7 बज चुके थे और कैंपस के बाहर छोटे से रेस्टोरेंट में सोया मिल्क और कुछ बंस खाने के बाद सुबह के लगभग 8 बज चुके थे। बड़े भाई, क्या आप कोई फूल खरीदना चाहते हैं? रेस्टोरेंट के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में ताजे फूलों का गुच्छा था। वह घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी जब वह विवान के पास आए और पूछा। विवान ने छोटी लड़की को देखा और पाया कि उसने बहुत ही पतले कपड़े पहने हुए थे। सितंबर का महीना था और सुबह काफी ठंड थी। ये छोटी लड़की इतनी सुबह फूल बेचने निकली। उसके परिवार को कुछ मुश्किलें आ रही होंगी। विवान को वह समय याद आ गया जब वह छोटा बच्चा था। वह 9 साल की उम्र तक अनाथ था जब उसे एक बूढ़े ताओवादी ने अपने गुरु के संप्रदाय में लाया था। हालांकि केवल 1 साल के समय में बूढ़े ताओवादी की मृत्यु हो गई। बूढ़े ताओवादी के चले जाने के बाद वह अपने शिक्षक लुओ यंग के पीछे चला गया और उसके बाद ही उसका जीवन पूरी तरह से बेहतर के लिए बदल गया। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? विवान ने मन ही मन सोचा कि शायद अब क्लास का समय हो गया है। यहाँ 9 साल की अनिवार्य स्कूली शिक्षा व्यवस्था थी और इस छोटी बच्ची को स्कूल जाना ही था। आज शनिवार है, मैं अपनी बड़ी बहन की फूल बेचने में मदद करने जा रही हूँ। छोटी लड़की की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन विवान अभी भी उसकी बेचैनी सुन सकता था। लेकिन विवान ने पूछना जारी रखा, ठीक है, मैं कुछ खरीद लूंगा, 1 का कितना?
इस बीच उसे आश्चर्य हुआ कि शनिवार हो चुका था, क्योंकि वह हर दिन इधर उधर भागता रहता था, इसलिए वह समय भूल गया था। एक के लिए $5, लेकिन अगर आप ज्यादा खरीदते हैं तो ये $3 है। जब छोटी लड़की ने सुना कि विवान फूल खरीदने जा रहा है तो उसकी आवाज तुरंत साफ हो गई। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि विवान के शब्दों ने उसे कुछ हद तक आत्मविश्वास दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे फूल ले लूंगा, ये रहे तुम्हारे पैसे। विवान ने छोटी लड़की के हाथों में गुलाब के फूल देखे, लगभग 20 थे। उसने $100 का नोट निकाला और छोटी लड़की को दे दिया। उसने छोटी लड़की के हाथों से फूल लिए और जाने के लिए मुड़ा। बड़े भाई, मुझे अभी भी आपको खुले पैसे देने हैं। छोटी लड़की ने देखा कि यह $100 था और चूंकि विवान ने सभी पैसे ले लिए थे, इसलिए वह प्रत्येक से केवल $3 ही लेगी। कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जो फूल देता हूँ उस पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। फिर मिलेंगे। विवान ने फूल लिए और निंगहाई यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार में गायब हो गया। अगर यह स्कूल के बाद होता तो विवान शायद ये फूल जुवेई को दे देता। हालांकि वह अब स्कूल में था, ऐसा लगता है कि वह केवल एक बिन ढूंढकर ही इसे फेंक सकता था। क्या वह व्यक्ति जिसने अभी अभी फूल खरीदे हैं वह हमारे स्कूल का विवान है? उसकी वास्तव में कोई गर्लफ्रेंड है? उसके शब्द काफी दार्शनिक थे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जो फूल देता हूँ उस पर छूट नहीं मिलनी चाहिए। कौन उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार होगी? स्कूल के सामने खड़ी 2 लड़कियों ने विवान को गुलाब लेते हुए देखा और फिर स्कूल में चली गईं, और उनमें से एक, जो विवान को जानती थी, ने उत्सुकता से पूछा, तो यह वही है जिसका नाम विवान है? दूसरी लड़की भी उत्सुक थी और वह निश्चित रूप से पहले बात करने वाली लड़की से बहुत सुंदर थी। उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। उसने विवान के बारे में सुना था लेकिन उसे नहीं जानती थी। सू मेई, तुम निंगहाई यूनिवर्सिटी की कैंपस क्वीन हो। बेशक तुम उसकी दुखद कहानी के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। चलो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। दूसरी लड़की हंसी। यान जी, मुझे लगता है कि उसने इसे अपनी प्रेमिका के लिए नहीं बल्कि उस छोटी लड़की के लिए खरीदा है, सू मेई नाम की लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यान जेड के जवाब देने से पहले एक और आवाज सुनाई दी, जियाओ मेई, मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हें स्कूल के सामने देखूंगा। मैं देख रहा हूं कि तुम आज फ्री हो, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पर आमंत्रित करता हूं, और मुझे यह मत बताना कि तुम्हारे पास समय नहीं है। स्कूल के बाहर एक BMW X7 खड़ी थी और कार से एक अच्छा दिखने वाला युवक निकला। हालांकि उसकी त्वचा पर अस्वस्थ पीलापन था, लेकिन जब उसने सू मेई को देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये जेंग वेन कियाओ है, स्कूल में दूसरी पीढ़ी का सबसे अमीर छात्र। मेई, तुम वाकई करिश्माई हो। सबसे सुंदर लड़की और सबसे अमीर लड़का। मैं तुमसे वाकई ईर्ष्या करता हूँ। यानजी ने ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ सू मेई को देखा। उसकी आंखें मानो कह रही थीं, काश मैं सू मेई होती। सू मेई का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और इस युवा अमीर लड़के को देखा जो माफी मांग रहा था। माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड पहले से ही यहाँ है। ये कहने के बाद वह कुछ कदम दौड़ी, विवान के पास आए और अपने हाथों से उसका हाथ थाम लिया। फिर उसने बहुत ही नर्म और कोमल स्वर में कहा, मो, तुम अभी क्यों आए? मैं तुम्हारा इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। क्या तुमने ये फूल मेरे लिए खरीदे हैं? ये बहुत खूबसूरत हैं। विवान को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसने मन ही मन सोचा, मुझे इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कब से मिल गई? मुझे कैसे पता नहीं चला? लेकिन विवान ने देखा कि कुछ ही दूरी पर जेंग वेन कियाओ अपनी BMW से उतरा था और उसका चेहरा उदास था। उसे तुरंत पता चल गया कि उसका इस्तेमाल जोड़ेल्ड के तौर पर किया जा रहा है। अपनी बाहों में मुस्कुराती हुई खूबसूरत लड़की को देखकर विवान के दिल में तुरंत ही हंसी आ गई। उसके दिल की गहराइयों से घृणा की भावना उभरी। इस महिला ने सोचा कि सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ी सुंदर है, वह लोगों के साथ ऐसा कर सकती है। उसके लिए ये सिर्फ जोड़ेल्ड के रूप में उसका इस्तेमाल करने जैसा सरल काम था। उसके बाद वह सिर्फ उसकी पीठ थपथपाकर चली जाती, लेकिन उसे दूसरी प्रेमिका से निपटना पड़ता। ऐसा लगता था कि यह विवान का सम्मान था जिसका उसने इस्तेमाल किया। ये आत्म केंद्रित महिलाएं वास्तव में अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करती थीं। 1. अध्याय 10 मैं सचमुच तुम्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। विवान को बस ये देखकर पता चल गया था कि वह युवक उसे आज़ादी से नहीं जाने देगा। हालांकि विवान को किसी से डर नहीं था, लेकिन उसे इस तरह किसी के द्वारा हेरफेर किए जाने पर असहज महसूस हो रहा था। सौभाग्य से वह अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर वह असली विवान होता तो परिणाम बहुत गंभीर होते। वह पीला चेहरा वाला किशोर निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। अगर वह विवान को इसके बाद भी बिना किसी रोक टोक के जाने देता तो विवान ने खेती के क्षेत्र में बिताए अपने कई दशक बर्बाद कर दिए होते। अपने बगल में बैठी प्यारी लड़की को भावशून्यता से घूरते हुए विवान ने एक शब्द भी नहीं कहा।
हालांकि वह लड़की के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से वास्तव में घृणा करता था, जहां कोई व्यक्ति दूसरों पर पड़ने वाले परिणामों के बारे में सोचे बिना कोई काम कर देता है, लेकिन उसे यह पीला चेहरा, मृत मछली जैसी आंखों वाला युवक भी पसंद नहीं था। अगर ये लड़का उसके साथ बाद में परेशानी की तलाश करने की हिम्मत करता है तो उसे उसके साथ ऐसी यादें छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है जो उसके पूरे जीवन भर बनी रहेंगी। दोस्त, बुरा नहीं है, सुमेई भी तुम्हें खास नजरों से देखती है। चलो एक दूसरे को जानते हैं। मैं झेंग वेन कियाओ हूँ। तुम काफी परिचित लगते हो, तुम शायद कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूँ। झेंग वेन कियाओ विवान के सामने चला गया और अपनी आंखों में तिरस्कार और दुर्भावना की झलक के साथ कड़वाहट से कहा। उसकी आंखों में थोड़ी दया भी थी, जैसे कि उसने पहले ही अपने दिमाग में कल्पना कर ली थी कि विवान कैसे अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरकर उससे भीख मांगेगा। भाड़ में जाओ। विवान को झेंग वेन कियाओ की कोई परवाह नहीं थी। साधना क्षेत्र में अपने कई जीवन और मृत्यु के अनुभवों के साथ वह पहले से ही उसकी आंखों से बता सकता था कि झेंग वेन कियाओ क्या सोच रहा था। अगर झेंग वेन कियाओ ने उसे वाकई नाराज कर दिया तो उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। भले ही यह जगह अब उसका स्वागत न करे, लेकिन ऐसी दूसरी जगहें होंगी जहां वह जा सकता है। हालांकि वह जानता था कि यह कानून द्वारा शासित समाज है, हत्याएं छाया में होनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक रूप से किसी की हत्या करने के गंभीर परिणाम होते हैं, लेकिन कुछ आदतें इतनी आसानी से बदली जा सकती हैं। वह एक साधक था, वह अभी भी पहाड़ों में अपना जीवन जी सकता था। बढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विवान झेंग वेन कियाओ के हमला करते ही जवाब देने के लिए तैयार था और उसे पहले सबक सिखाएगा। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि झेंग वेन कियाओ ने सिर्फ कुछ शब्द कहे और उदास चेहरे के साथ दूर चला गया। विवान समझ गया कि झेंग वेन कियाओ ने शायद उसकी मजबूत काया को देखकर अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। शायद वह वापस जाकर लोगों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन विवान ने उसे बिल्कुल भी खतरा नहीं माना। विवान, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? सुमेई को नहीं लगा कि विवान इतना आक्रामक था। उसे निंगहाई यूनिवर्सिटी में सबसे धनी दूसरी पीढ़ी की भी परवाह नहीं थी। झेंग वेन कियाओ के पिता निंगहाई शहर के उप महापौर थे। इस बीच उनकी मां कियू परिवार से थी, जिनका व्यवसाय चीन के शीर्ष 100 में था। निंगहाई यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो उसे न जानता हो। उसके जैसे अमीर दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति को विवान ने भगा दिया। इस विवान को वाकई दिमाग की कुछ समस्या थी, लेकिन उसे उसकी हरकतें बहुत पसंद थीं। सुमेई जल्दी से वास्तविकता में वापस आ गई और विवान की प्रशंसा की क्योंकि उसने उसे एक मक्खी को भगाने में मदद की जिससे वह बहुत नफरत करती थी। उसने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, विवान, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। मुझे नहीं लगता था कि तुम झेंग वेन कियाओ को भी भगाने की हिम्मत करोगे। मैं आज वास्तव में तुम्हारा आभारी हूँ। क्या मैं तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करूँ? सुमेई के ये कहने के बाद उसने सोचा कि यह विवान के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा क्योंकि कोई और उसे डिनर पर आमंत्रित नहीं कर सकता। जो लोग उसे आमंत्रित करना चाहते थे वे यहाँ से निंगहाई शहर के बाहर तक लाइन में लग सकते थे। उसके मन में विवान आश्चर्य और खुशी के साथ उसकी बात मान जाता और फिर उसके पीछे पीछे चलता और लगातार उसके निमंत्रण के लिए उसे धन्यवाद देता। वह एक बार फिर हैरान रह गई जब विवान ने उसे घृणा से देखा और लाइब्रेरी की ओर मुड़ने से पहले कोई जवाब भी नहीं दिया, मानो वह हवा का झोंका हो। इससे सुमेई बाहर धूप में हैरान रह गई। विवान के कुछ देर के लिए लाइब्रेरी में चले जाने के बाद सुमेई ने आखिरकार अपनी प्रतिक्रिया दी। यह आदमी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, उसे कब से इतना ठंडा व्यवहार मिला, खासकर तब जब उसने ही उसे डिनर पर आमंत्रित किया था। ऐसे घटिया इंसान द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कोई मक्खी खा ली हो, क्योंकि उसका चेहरा पीला से चमकीला लाल हो गया था। नहीं, फिर भी वह अपना चेहरा नहीं खो सकती थी। उसे बस यह विश्वास नहीं था कि वह विवान को आमंत्रित नहीं कर सकती। ये सोचते हुए सुमेई भी लाइब्रेरी में चली गई। हालांकि शनिवार था, फिर भी लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग थे। वहां खाली सीटें भी नहीं बची थीं। सुमेई ने लाइब्रेरी में आते ही विवान को देखा। वह मेडिकल की किताबों की एक पंक्ति के पास खड़ा था और उनमें से एक को पलट रहा था। सुमेई ने इस बात पर व्यंग्य किया कि विवान मेडिसिन सीखने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसे सीख भी नहीं मिल पाए। वह विवान के प्रति वास्तव में तिरस्कारपूर्ण थी। लेकिन जैसे ही सुमेई लाइब्रेरी में दाखिल हुई, कुछ खूबसूरत लड़के उसे सीख देने के लिए लड़ रहे थे। सुमेई का उनके बगल में बैठना सम्मान की बात थी क्योंकि वह निंगहाई यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की थी। जो लोग अंदर आए थे उनके पास सीट नहीं थी, लेकिन सुमेई अपनी पसंद की सीट चुन सकती थी। उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां वह विवान को देख सके। उसकी एक मुस्कान ने एक खूबसूरत लड़के को कुछ देर के लिए चौंका दिया। सुमेई ने पढ़ने के लिए एक किताब ली, लेकिन वास्तव में वह विवान पर जासूसी कर रही थी। उसकी नज़र में विवान दिखावटी बनकर आया था। वह जाने से पहले आधे घंटे तक नहीं टिकेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से काफी आधे घंटे बीत गए, लेकिन विवान का अभी भी जाने का जरा सा भी इरादा नहीं था और वह बैठने के लिए जगह ढूंढने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था।
उसकी पढ़ने की गति बहुत तेज थी क्योंकि वह मेडिकल बुक शेल्फ के पास खड़ा था। हर घंटे वह 3 या 4 किताबें बदल देता था और सुमेई बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि विवान प्रत्येक किताब को बहुत तेजी से पढ़ रहा था, शुरुआत से लेकर अंत तक एक भी पृष्ठ छोड़े बिना। हालांकि उसे लगा कि जिस गति से वह पन्ने पलट रहा था वह वास्तव में पढ़ने के लिए बहुत तेज थी। नाटक करो, नाटक करते रहो। इस गति से केवल शीर्षक को देखना ही जल्दबाजी माना जाएगा, विषय वस्तु को देखना और उसे समझना तो दूर की बात है। विवान पहले से ही इन चिकित्सा प्रकाशनों में डूबा हुआ था। निंगहाई यूनिवर्सिटी की चिकित्सा सुविधा काफी प्रसिद्ध थी, इसलिए यहाँ उनका संग्रह काफी पूर्ण था। हालांकि विवान को जो बात निराश करती थी वह ये थी कि हालांकि कुछ अनोखे पहलू थे, लेकिन वे वास्तव में आउट ऑफ द बॉक्स सोच तक नहीं पहुंचे। चाहे वह पश्चिमी हो या चीनी चिकित्सा, वे सभी एक जैसे थे। इसके बावजूद विवान ने जो भी जानकारी पढ़ी उसे याद रखा। उसकी याददाश्त पहले से ही असाधारण थी और अब जब वह ची गैदरिंग के पहले चरण में था तो उसमें कुछ आत्मिक संवेदना विकसित हो रही थी। इसलिए उसने इन पुस्तकों को पढ़ने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। इनकी विषय वस्तु साधना तकनीक विषय वस्तु से बहुत दूर थी। यदि वह फाउंडेशन स्थापना अवस्था में होता तो वह 5 घंटे में सभी चिकित्सा पुस्तकें पढ़ सकता था। यदि वह स्वर्ण गोली अवस्था में होता तो वह पुस्तकालय की सभी पुस्तकें 3 घंटे में पढ़ सकता था। अंत में यदि वह सार भ्रूण अवस्था में होता तो उसे पुस्तकालय के अंदर जाने की भी आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल अपनी आत्मा की भावना से स्कैन करने की आवश्यकता होती और यहाँ सब कुछ पढ़ा जा सकता था। किताबें आखिरकार किताबें ही होती हैं। उनकी सामग्री यूजियान 1 के अंदर की सामग्री से बहुत दूर थी। हालांकि एसेंस भ्रूण अवस्था कैसे संभव होगी जब अपने पिछले जीवन में भी वह मुश्किल से एक फाउंडेशन स्थापना साधक था। इस बीच सुमेई इंतजार करते करते थक गई थी। दोपहर के 3 बज चुके थे, लेकिन विवान अभी भी पढ़ रहा था और उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। चूंकि उसे उस पर नजर रखनी थी इसलिए वह भूखी ही रह सकती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपनी बात क्यों माननी पड़ी। वह तो बस उसे डिनर पर बुला रही थी, लेकिन जब उसने उसे मना कर दिया तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ। जब सुमेई अब और सहन नहीं कर सकी तो विवान ने अंततः अपने हाथ से पुस्तक नीचे रख दी और पुस्तकालय से बाहर चला गया। ये देखकर सुमेई तुरंत उसके पीछे बाहर चली गई। और क्या चाहिए तुम्हें? विवान की आवाज ठंडी थी। जाहिर है उसे पहले से ही पता था कि सुमेई उसका पीछा कर रही है। हाँ, सुमेई विवान के शब्दों से दंग रह गई, लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, यह इस तरह है। चूंकि आपने सुबह मेरी मदद की इसलिए मैं वास्तव में आपको कुछ खाने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं आपका कुछ भी एहसान नहीं चुकाना चाहती, अन्यथा मुझे बहुत बहुत। विवान ने एक बार सुमेई को ठंडे अंदाज में देखा और अपने दिल में आह भरी। सिर्फ वही औरतें जो खुद को राजकुमारियां समझती हैं उन्हें ही इतनी कृपालु आत्मसंतुष्टि मिलती होगी। वह इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती कि उसके कामों का दूसरों पर क्या असर होगा। वह सिर्फ अपनी श्रेष्ठता के बारे में सोच सकती थी। एक यूजियान, इसे अब से ज़ैड स्क्रिप्ट कहा जाएगा ताकि इसे आसानी से याद रखा जा सके। आप ये देखने के लिए गूगल इमेज पर चीनी अक्षरों को खोज सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। जियान कागज के आविष्कार से पहले लेखन को उकेरने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। ये सुशी जोड़ चटाई की तरह है, सिवाय इसके कि लकड़ी की छड़ें लंबे आयताकार बांस की होती हैं। यूजियान का मूल रूप से मतलब है कि यह ज़ैड से बना है। जियानिक्सिया संदर्भ में जानकारी ज़ैड के अंदर ही अंकित होती है, ठीक उसी तरह जैसे सुपरमैन में क्रिस्टल में जानकारी अंकित होती है।